रात के 11 बज रहे थे। ठंड काफी थी और इसकी वजह से रात और गहरी लग रही थी। रिधिमा अपने कमरे से बाहर आई और बालकनी के बाहर सूनी सड़क की ओर देखने लगी। वह किसी का इंतजार कर रही थी। अरमान, उसका पति, जो अभी तक अपने ऑफिस से घर नहीं लौटा था, उसका ही इंतजार कर रही थी वो। आजकल यही रूटीन बन गया था। रिधिमा का इंतजार करना, अरमान का देर से लौटना और डिनर ऑफिस में करने की बात कहकर अपने बेडरूम में जाकर चुपचाप लेट जाना। और रिधिमा, जो इतनी देर तक सिर्फ अरमान का इंतजार करती थी, उसके साथ डिनर का इंतजार करती थी, बिना कुछ खाए चुपचाप अरमान के पास आकर लेट जाती। रिधिमा समझ सकती थी कि अरमान सोने का नाटक करता है, पर वह भी तो वही करती थी। दोनों ही अपनी अपनी जगह सोने का नाटक करते हुए आंखें बंद किए पड़े रहते थे, पर दोनों की नींद आंखों से 100 कोस दूर होती थी। दोनों ही अपनी अपनी चिंता में, अपने अपने उलझन में रहते थे, पर एक दूसरे से अपनी समस्याएं बांटना जैसे वो भूल ही गए थे। रिधिमा ने काली अंधेरी सुनसान सड़क की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उसकी जिंदगी भी तो इसी सड़क की तरह सुनसान और काली थी। अरमान जैसे हम सफर के रहते भी वो अपने सफर में अकेली थी। कुछ दिनों से दोनों में जैसे शीत युद्ध चल रहा था और दोनों ही अपने अपने दुर्ग में बंद थे। रिधिमा ने अपने बहते हुए आंसू पोंछे और अपने कमरे में आ गई। उसने अपने विवाह का एल्बम निकाला और देखने लगी। अरमान कितना खुश नजर आ रहा था दूल्हे के रूप में, और वह, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अरमान जैसा साथी पाना उसके लिए असंभव ही था। पापा ने विदा करते वक्त कहा था, बेटा, एक बात याद रखना, अरमान सिर्फ तेरा लाइफ पार्टनर ही नहीं है, एक सच्चा और अच्छा दोस्त भी है, और इस दुनिया का शायद सबसे अच्छा इंसान है। उसे कभी भी कोई दुख मत देना, और अपने हर खुशी, हर दुख दर्द, हर बात उससे बांट सकती है। और आज से तेरी जिंदगी में सिर्फ खुशी ही खुशी होगी, दर्द का नामो निशान नहीं होगा, ये याद रख तू। पास में खड़ी अंजलि दीदी ने चुटकी ली थी। अच्छा, तो पापा कहना चाहते हैं कि आपके बड़े दामाद अच्छे नहीं हैं, वो मुझे खुश नहीं रखते। शशांक मुस्कुराकर बोले थे। अतुल की तो कोई जवाब ही नहीं। पर बेटा, अरमान बिल्कुल अलग इंसान है, तू भी एक दिन मान जाएगी देखना, अंजलि मुंह फुलाते हुए बोली थी। पापा, वो आपके दामाद से पहले मेरा देवर है, मैं उसे अच्छी तरह से पहचानती हूँ, और इसीलिए तो आज मैं अपनी रिद्धि के लिए इतनी खुश हूँ। अरमान बोल पड़ा था। पापा, मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे रिद्धिमा मिली, वह भी इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। अंजलि ने आंखें तरेर कर कहा था। अच्छा देवर जी, इसका मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ? अरमान हंसते हुए उत्तर दिया था। आप तो मेरी भाभी से ज्यादा दोस्त हो अंजलि भाभी। जो बात मैं रिद्धिमा से नहीं कह सकता, आपसे शेयर कर सकता हूँ। रिद्धिमा चुप थी, क्योंकि वह बचपन से ही थोड़ी शर्मीली और कम बोलने वाली लड़की थी। पर सुहाग रात को उसने सबसे पहले यही प्रश्न अरमान के सामने रखा था। तुमने ऐसा क्यों कहा अरमान, कि जो बातें दी से शेयर कर सकते हो, मुझसे नहीं? क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूँ? अरमान थोड़ी देर चुप रहा, फिर रिधिमा के कोमल हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उत्तर दिया था। ऐसी बात नहीं है रिधिमा, पर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे राज होते हैं जो केवल दोस्त से शेयर कर सकते हैं, पति या पत्नी से नहीं। ऐसी बातें जो पति पत्नी में दरार पैदा कर सकें, उन्हें एक दूसरे से नहीं कहना चाहिए। रिधिमा ने कहा था। मैं समझी नहीं। अरमान उसके कोमल गाल को प्यार से स्पर्श करते हुए मुस्कुराते हुए कहा था। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमजोरी होती है रिधिमा, और अगर पति या पत्नी को एक दूसरे की वो कमजोरी पता चल जाए जो उसे पसंद नहीं है, तो रिश्ते में दरार आ जाती है। पर रिधिमा उसके गले लगते हुए बोली थी, तुम मेरी जिंदगी हो अरमान, और जिंदगी में जितनी भी कमजोरी हो, हम उसे अपने से दूर तो नहीं कर सकते। और तुमने भी तो मुझे मेरी सारी कमजोरी के साथ अपनाया है, तो मैं क्यों नहीं? मैं तो तुम्हारा एहसान। पर उसके बात खत्म होने से पहले ही अरमान ने उसे बाहों में भींचते हुए कहा था, तुम मेरे लिए क्या हो, तुम्हें नहीं पता? रिधिमा, तुम में कोई कमजोरी नहीं है, याद रखना। फिर उसकी झील जैसी आंखों में झांकते हुए गुनगुनाया था। आज की रात ये कैसी रात कि हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आ बैठी पास कि हमको नींद नहीं आती। रिधिमा समझ गई थी अरमान बात टालना चाहता है, और वो भी आज की खूबसूरत रात को इस बहस में जाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप हो गई थी।
झन झन्ना जोर से हवा बहने के कारण खिड़की का पल्ला बंद हुआ था और रिधिमा वर्तमान में लौट आई थी। उसने अपने आंसू पोंछे और अलमारी में दूसरा एल्बम निकाली जिसमें उसके बचपन के सारे तस्वीर थे। मेरा परिवार एल्बम के ऊपर मम्मा की लिखावट थी। उसने उस पर अपनी उंगलियां फिराईं और उन्धे स्वर में बोली, मम्मा आप बहुत याद आती हैं, कहाँ हैं आप? एल्बम में मम्मा, पापा, अंजी दी और उसके फोटोज भरे हुए थे। उसने मम्मा की तस्वीर पर हाथ फेरे और अपने आंसू संभालने की कोशिश करते हुए अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। इंसान की जिंदगी बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक यूं ही गुजर जाती है, पर हमें वही क्षण याद रह जाता है जिस पल में हमें कोई खुशी हासिल होती है या बहुत बड़ा दुख, कोई सदमा। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है, पर समय उस सदमे से, दुख से हमें कभी भी उबार नहीं पाता जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह उलट पलट कर दे। मेरे जीवन में दो ऐसे पल हैं जो कभी भुलाए नहीं भूलते। एक पल जब मैंने मम्मा को खोया और दूसरा पल जब मैंने अरमान को पाया। मम्मा को खोकर जीने की सारी इच्छा ही चली गई थी, पर अरमान को पाकर लगा था जी जाऊंगी, और अरमान का प्यार मम्मा को खोने का दर्द कम कर देगा। पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों हर दुख तकलीफ में अरमान के पास न जाकर मम्मा के पास दौड़ी आती हूँ? कि अरमान का प्यार कम पड़ गया है? मैंने तो अरमान से वादा किया था कि चाहे कभी उसके किसी भी कमी के बारे में पता चले, मैं उसे सर आंखों पर लूंगी, उसकी कमी को अनदेखा करके उसे गले लगा लूंगी। पर आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जब अरमान मुझ में इतनी सारी कमी के बावजूद मुझे अपना सकता है, तो मैं उसे क्यों नहीं? क्या अरमान का प्यार ही काफी नहीं है मेरे जीने के लिए? कार के हॉर्न की आवाज सुनकर रिद्धिमा ने लिखना बंद किया और खिड़की के पास आ गई। पर यह अरमान की कार नहीं थी, ये सफेद रंग की जेन थी और अरमान की गाड़ी आसमानी रंग की थी, क्योंकि रिद्धिमा को आसमानी रंग बहुत पसंद था। इस घर में सारी चीजें रिद्धिमा के पसंद की ही आती थीं। अरमान का कहना था, जो रिद्धिमा को पसंद है वही उसकी भी है, जो रिद्धिमा चाहेगी वही इस घर में होगा। पर आज अरमान क्यों? रिद्धिमा ने सर झटक कर अपनी सोच को दूर करने की कोशिश की जो उसे परेशान कर रही थी, और डायरी के पन्ने फिर से खोल लिए और लिखना आरंभ किया। बचपन में सब मुझे मम्मा की चिपकू कहकर बुलाते थे। एक पल भी मम्मा से कभी अलग नहीं होती थी मैं, क्योंकि मम्मा ने ही ये बुरी आदत लगाई थी मुझे। मम्मा ने बताया था जब मैं नन्ही सी थी तो मुझे टाइफाइड हुआ था और बचने के चांस बहुत कम हो गए थे। मम्मा दिन रात मेरे सिरहाने बैठी रहती थीं। किसी ज्योतिषी ने बताया था कि मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगी, इसलिए मम्मा एक पल मुझे अकेला नहीं छोड़ती थीं। मेरे लिए उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। मैं जहाँ जाती वो साथ जाती थीं। यहाँ तक कि अंजलि दी स्कूल बस में स्कूल जाती और मैं मम्मा के कार में मम्मा स्कूल छोड़ आया करती और फिर वापस भी ले आती थीं। नृत्य क्लास में साथ जाती और घंटों बैठी रहती। पापा को इन सब से काफी चिढ़ थी। उनका कहना था बच्चों को बहादुर होना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए। पर मम्मा तो अपनी लाडली को कुछ भी करने नहीं देती थीं। रिधिमा बीते दिनों की याद में खो गई, जब दीदी हॉस्टल चली गईं और पापा कुछ महीनों के लिए इंग्लैंड चले गए थे। तब वो और मम्मा एक दूसरे के साथ कितने खुश थे, मानो दोनों को और किसी की जरूरत ही नहीं है। मम्मा फोटोग्राफर थीं और रिधिमा के फोटो निकालते कभी नहीं थकती थीं। फिर उसके जीवन में वो पल आया जिसकी उसने तो क्या, किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। पद्मा की बहन की बेटी अर्थात रिधिमा की मौसेरी बहन का विवाह था। रिधिमा तो वहां जाने के लिए सुबह से उछल रही थी, पर अंजलि ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि उसका फाइनल एग्जाम कुछ ही दिनों में था और स्कूल में स्टडी लीव होने के कारण वह घर आई थी और अपना टाइम किसी और चीज में जाया नहीं करना चाहती थी। पर रिधिमा ने कहा था, मेरा भी तो एग्जाम है दी, पर मैं तो जाऊंगी मम्मा के साथ। अंजलि ने बहुत चढ़ाकर कहा था, पापा आपकी ये बेटी तो बिगड़ चुकी है, पढ़ाई के नाम से भागती है। एक काम कीजिए, इसकी शादी कर दीजिए। शशांक पहले तो अंजलि की बात पर हंस पड़े थे, फिर रिधिमा से कहा था, बेटा तेरा फाइनल एग्जाम है, अभी मत जा। पर रिधिमा तो लाडली होने के साथ ही जिद्दी भी थी। उसने उत्तर दिया था, पापा टेंशन मत लो आप, मैं अंजलि दी की तरह टॉप तो नहीं होंगी, पर पास कर जाऊंगी। पर मम्मा मुझे छोड़कर जाएंगी तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाऊंगी, मेरा ध्यान उधर ही रहेगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। पद्मा ने भी मनोहार करते हुए कहा था, जाने दीजिए ना मेरी बच्ची को मेरे साथ, वरना मैं क्या खाक वहाँ शादी का आनंद उठाऊंगी, मेरा ध्यान इधर ही रहेगा।
अंजलि ने कहा था, मम्मा आप इतना टेंशन क्यों लेती हैं, मैं हूं ना अभी यहाँ, पापा और रिद्धि को संभाल लूंगी मैं। रिद्धिमा मम्मा से चिपटते हुए बोली थी, नो मम्मा, ये मेरे जान के पीछे पड़ जाएगी, सारा दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री लेकर मेरा दिमाग खाएगी, मुझे दी के पास छोड़कर मत जाओ। शशांक हो करके हंस पड़े थे, फिर बोले थे, ठीक है ले जाओ अपनी लाडली को, पर 2 दिन में वापस आना है आप लोगों को, और पद्मा ड्राइवर को साथ लेती जाओ, खुद गाड़ी ड्राइव मत करना। पद्मा मुस्कुराते हुए बोली थी, मुंबई से पुणे 4 घंटे का सफर है और मैं दिल्ली तक खुद गाड़ी चलाकर गई हूँ, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं। शशांक ने सर हिलाते हुए कहा था, ठीक है, पर इस पागल लड़की के हाथ गाड़ी की चाबी ना लगे पद्मा, इसने अभी ठीक से नहीं सीखा है और इसका दिमाग सही जगह नहीं रहता कभी। रिद्धिमा इतना सुनते ही मुंह फुलाकर बैठ गई थी, पर पद्मा ने उसके गाल पर थपकी देते हुए कहा था, रिद्धि, पापा को तेरी फिक्र है बच्चा, इसलिए कहते हैं, उनकी बातों का बुरा मत माना कर, तू नाराज होती है तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। रिद्धिमा ने अपने बहते हुए आंसू पोंछे और बड़बड़ाई, मम्मा, अरमान ने भी तो यही कहा था जैसा आप कहती थीं, पर आज उसे क्या हो गया है, आजकल तो उसे मेरे आंसू भी नहीं दिखते हैं। रिद्धिमा को वो मनहूस दिन याद आ गया जब वो और मम्मा शादी अटेंड कर वापस लौट रहे थे। पद्मा गाड़ी चला रही थी और रिद्धिमा शादी के फोटोज देखने में व्यस्त थी। 2 घंटे के बाद रिद्धिमा को लगा मम्मा कुछ थकी हुई लग रही हैं, सो उसने खुद गाड़ी चलाने की बात की। रिद्धिमा जानती थी मम्मा सचमुच थकी हुई हैं, शादी में सारी रात जगी हुई थी वो। रिद्धिमा को लगा था कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, सो वह खुद गाड़ी चला लेगी जब तक मम्मा थोड़ा आराम कर लेगी। रिद्धिमा को पद्मा ने ही ड्राइविंग सिखाई थी और वो एक बहुत अच्छी ड्राइवर थी, पर पद्मा ने उसे मना कर दिया था। रिद्धिमा ने कहा था कि मम्मा बस आधा घंटा रेस्ट कर लें, तब तक वो बहुत धीरे धीरे ड्राइव करेगी। पद्मा मान गई थी और पिछली सीट पर जाकर लेट गई थी। रिद्धिमा बहुत ही धीरे और ध्यान से कार चला रही थी, तभी एक ट्रक फुल स्पीड से आकर एक पेड़ से टकराया था और फिर रिद्धिमा के कार से। रिद्धिमा संभल नहीं पाई थी और गाड़ी उलट गई थी। रिद्धिमा तो गाड़ी के नीचे दब गई थी, पर मम्मा सीट बेल्ट न बंधे होने की वजह से गाड़ी से दूर सड़क पर फेंका गई थी। रिद्धिमा उसी हालत में चिल्ला रही थी, मम्मा मम्मा उठ जाओ वरना कोई गाड़ी आ जाएगा, पर पद्मा शायद बेहोश हो गई थी और कुछ ही पल में एक बस उसके पैरों को मसलते हुए आगे बढ़ गई थी। रिद्धिमा इतना देखते ही बेहोश हो गई थी। लगभग 15 दिन के बाद उसे ठीक से होश आया था और समझ आया था कि उसने मम्मा को खो दिया है और साथ ही अपना एक पैर भी। उसके शरीर पर ढेर सारे सर्जरी हुए थे और उसके बाद लगभग 6 महीने तक वह बेड पर ही थी। बाद में उसके दाहिने पैर में रॉड लग गया था जिससे वह चल पाए, पर उसके लिए चलना शायद मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। जब भी वह चलने की कोशिश करती उसे मम्मा के चकनाचूर हुए पैर याद आते और वह अपने होश खो बैठती थी। उसने मम्मा के मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मान लिया था और खुद भी मर जाना चाहती थी। इस वक्त पर उसके पापा और दी हरदम साथ थे। अंजलि दी घर आ गई थी और हर पल रिद्धिमा के साथ रहती थी। धीरे धीरे रिद्धिमा इस गम से उबरने लगी थी, पर चलना फिरना उसके लिए मुश्किल सा हो गया था। अंजलि दी के बार बार कहने पर उसने अपनी पढ़ाई घर पर ही आरंभ कर दी थी, पर उसे अब किसी चीज में कोई उत्साह नहीं था। समय गुजरते जा रहा था। रिद्धिमा घर से ही बीए पास कर चुकी थी और आगे पढ़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था उसके लाइफ में अब कुछ नहीं होने वाला, इसलिए अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब वह बैसाखियों के सहारे थोड़ी बहुत चलने लगी थी। अंजलि ने इंटीरियर डेकोरेटर का कोर्स कर लिया था और अब उसके लिए अच्छे घरानों से रिश्ते आ रहे थे, पर अंजलि रिद्धिमा को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए विवाह से मना कर रही थी। तभी अतुल के पापा, जो शशांक के अच्छे दोस्तों में थे, अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए थे अंजलि के लिए। शशांक को अतुल बहुत पसंद आया था, पर अंजलि मना कर रही थी, तो अतुल ने अपना बिजनेस दिल्ली से यहाँ शिफ्ट कर लिया था। अतुल के पापा ने हंसते हुए कहा था, अब तो मना मत करना अंजलि बेटा, अब आप इसी शहर में रहेंगी और अपनी बहन से रोज मिल सकेंगी। अंजलि कुछ कहने जा रही थी, तभी अतुल के मम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा था, अगर अब भी आप मना करोगी तो मेरे छोटे बेटे से आपकी बहन का विवाह देकर उसे छोटी बहू बना लूंगी। अंजलि को भी अतुल बहुत पसंद आया था, इसलिए उसने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया था और शायद अपनी बहन को अपनी देवरानी बनाकर ले जाने का सपना भी देखने लगी थी। पर रिद्धिमा के लिए ऐसा सपना देखना एक अपराध जैसा था। वह जानती थी कोई भी होनहार हैंडसम लड़का
उस लड़की को अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करेगा जिसका सहारा बैसाखी या व्हीलचेयर हो। रिद्धिमा ने जीने की उमंग बिल्कुल खो दी थी, पर जिस दिन अरमान को देखा, फिर से जीने की इच्छा बलवती होने लगी। वह पहली बार अंजलि दी की शादी में ही उससे मिली थी, जब दी का विवाह हो रहा था और वह व्हील चेयर पर बैठी रस्में देख रही थी। तभी एक खूबसूरत सा नौजवान उसके पास आया और बड़ी प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए बोला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही अंजलि भाभी की छोटी बहन हैं। रिद्धिमा ने सिर हिलाया था तो वह झट से बोल पड़ा था, तो फिर आप चुपचाप बैठी क्यों हैं? अतुल भैया यानी आपके जीजू के जूते छुपाने नहीं है क्या? पर रिद्धिमा कुछ कहने से पहले ही उसकी नजर रिद्धिमा के व्हील चेयर पर चली गई थी और उसका चेहरा उतर गया था। वह बोल पड़ा था, सॉरी, मुझे पता नहीं था। रिद्धिमा ने तुरंत इट्स ओके कहा था, पर अपने आंसू रोक नहीं पाई थी। सच में उसने और मम्मा ने दी की शादी के समय मस्ती करने के कितने सपने देखे थे। वो दोनों जब इस बारे में बातें करते तो पापा मुस्कुराते हुए कहते थे, पद्मा, आप बेटी की माँ हो, कोई सहेली नहीं जो रिद्धि के साथ ये सब डिस्कस कर रही हो। आप पर उस समय कितनी जिम्मेदारी होगी, कभी सोचा है? पद्मा तुरंत जवाब देती, आप पापा हो, आप संभालना जिम्मेदारी, हम दोनों तो एंजॉय करेंगे, है ना रिद्धि? रिद्धिमा जोर जोर से हाँ में सर हिलाती थी। रिद्धिमा अपने आंसू छुपाने का प्रयत्न कर रही थी, पर शायद अरमान समझ गया था, इसलिए अपना हाथ बढ़ाता हुआ बोला था, मैं आपके जीजू का भाई अरमान मलिक, आपका नाम जान सकता हूँ? रिद्धिमा एक फीकी मुस्कान के साथ बोली थी, मेरा नाम रिद्धिमा है, रिद्धिमा गुप्ता। अरमान तुरंत बोल पड़ा था, वाह, बहुत खूबसूरत नाम है। वैसे आपको पता है, जब मैं छोटा था तो मेरी एक खूबसूरत क्लास टीचर थी, रिद्धिमा नाम की। तब से मुझे लगता था हर रिद्धिमा खूबसूरत होती है, और सच में आज ये साबित हो गया कि रिद्धिमा नाम की लड़की बेहद खूबसूरत होती है। आपकी तरह रिद्धिमा समझ गई थी अरमान उसका दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है। उस दिन अरमान बहुत देर तक उससे बातें करता रहा था, और शायद उस दिन के बाद रिद्धिमा फिर से सपना देखने लगी थी, जो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। वह समझ गई थी अरमान उससे शायद हमदर्दी रखता था, पर उससे विवाह की बात सोचना असंभव ही था। अंजलि दीदी के ससुराल चले जाने पर रिद्धिमा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। हाँ, दी हर संडे जरूर आती थी और सारा दिन पापा और रिद्धिमा के साथ व्यतीत करती थी, पर उसके जाने के बाद रिद्धिमा को फिर उदासी घेर लेती थी। एक दिन अंजलि ने आकर सूचना दी कि उसने रिद्धिमा का एडमिशन बीबीए में करवा दिया है, अब उसे घर में बोर होने की जरूरत नहीं है। रिद्धिमा आश्चर्य से बोली थी कि वह कॉलेज कैसे जा सकती है, जबकि वह 2 कदम चलने पर लड़खड़ाती है। अंजलि का कहना था वह खुद उसे कॉलेज ले जाएगी और फिर घर छोड़ जाया करेगी, पर रिद्धिमा का कहना था वह कॉलेज में इस हालत में नहीं जाना चाहती है। तो अंजलि ने कहा था कि यहाँ अरमान रहेगा, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरमान का नाम सुनते ही रिद्धिमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वह अंजलि दी के विवाह के बाद कभी भी अरमान से मिली नहीं थी, क्योंकि वह उससे कोई लगाव नहीं रखना चाहती थी, और अरमान भी कभी उसके घर नहीं आया था। पर अब तो वह कॉलेज में साथ साथ रहेगा, तो रिद्धिमा उस नौजवान से दूर कैसे रहेगी? कहीं उसकी आंखें कोई सपना ना देखने लगे। उसने विरोध करते हुए कहा था, नहीं दी, मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। अंजलि उसे झिड़की देते हुए बोली थी, पागल लड़की, वो तुझे सहानुभूति के लिए नहीं, सपोर्ट के लिए वहां रहेगा, और वह तो उस कॉलेज में पहले से ही है, तेरे लिए नहीं जा रहा है। उसने वहां बीबीए करने के बाद एमबीए कर रहा है। तो एक दिन उससे हम यही डिस्कस कर रहे थे कि तेरा भी सपना था अपना बिजनेस हो, और तू भी बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना चाहती थी, तो उसी ने सुझाया कि तेरा एडमिशन करवा दूं। रिद्धिमा उसके आगे कुछ न बोल पाई थी, पर अगले सोमवार जब वह कॉलेज के लिए ही दी का इंतजार कर रही थी, दी के बदले अरमान को देखकर चौंक गई थी। अरमान उसे कॉलेज के लिए लेने आया था। वह डेनिम शर्ट और काले रंग की जीन्स में खूब जच रहा था, और होठों पर वही मोहक मुस्कान थी। रिद्धिमा की हिचकिचाहट को दूर करता हुआ वह बिंदास स्वर में बोल उठा था, चलिए भाभी जी की लाडली बहन, आपको कॉलेज पहुंचा दूं। भाभी बहुत व्यस्त थीं, तो मुझे हुक्म हुआ कि मैं आपको ले जाऊं। रिद्धिमा ने बस इतना कहा था, पर अरमान तुरंत बोल उठा था, पर कुछ नहीं, वरना भाभी मुझे कान पकड़कर खड़ा कर देंगी या मुर्गा बना देंगी। और आप चाहती हैं क्या एक जवान लड़का मुर्गा बनकर कुकड़ कूं करे? रिद्धिमा उसकी बात करने के लहजे से मुस्कुरा उठी थी। अरमान के सामने उसकी एक नहीं चली थी, और फिर यही रूटीन बन गया था। अरमान का रोज टाइम पर आना
रिद्धिमा को साथ कॉलेज ले जाना और फिर घर वापस छोड़ जाना। वह कॉलेज में भी रिद्धिमा का ख्याल रखा करता था और रिद्धिमा ने महसूस किया था जब वह अरमान के साथ होती तो दूसरी लड़कियां कैसी जलन भरी नजरों से उसे देखा करती थीं। जब भी वह अरमान के साथ होती तो उसके जैसे पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे और वह हवा में उड़ने लगती थी। अब उसे रात को मीठी नींद आने लगी थी और मम्मा के बजाय अब वह सपने में अरमान को देखती थी। उसकी बातें, उसके चुटकुले रिद्धिमा के कानों में सारा दिन गूंजते रहते थे और मीठी मुस्कान से उसका चेहरा खिला हुआ रहता था और लगा था जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। वह कुछ ही महीनों में चलने लगी थी। कभी कभी वह बैसाखियों का सहारा जरूर लेती, पर अब व्हील चेयर की जरूरत बिल्कुल नहीं होती थी। रिद्धिमा जानती थी वह जादूगर अरमान ही है और शायद रिद्धिमा भी अब जीना चाहती थी अरमान के साथ, और इसके लिए उसे ठीक होना था। उसे अरमान की सहानुभूति नहीं, साथ चाहिए था, और साथ पाने के लिए उसे बैसाखी के सहारे की नहीं, खुद के पैरों पर चलना था। 2 साल इसी तरह गुजर गए थे। अब रिद्धिमा काफी खुल चुकी थी, बाहर जाने लगी थी, सबसे मिलना जुलना, बातें करना उसने शायद अरमान से ही सीखा था। इतने दिनों तक कॉलेज में अरमान साथ साथ ही रहता था और अब वह एमबीए पास कर अपने पापा के बिजनेस को संभालने में लग गया था। अब अरमान से रिद्धिमा की मुलाकात कम ही होती थी, पर अरमान को जब भी टाइम मिलता वह रिद्धिमा से घंटों फोन पर बातें करता या कभी घर भी आ जाता था। पर रिद्धिमा को लगता था अरमान शायद उससे सिर्फ दोस्ती रखना चाहता है, क्योंकि उसने कभी भी प्यार का जिक्र नहीं किया था और रिद्धिमा भी इस बात का जिक्र करने से डरती थी, क्योंकि उसे डर था अरमान शायद बुरा न मान जाए और उनकी दोस्ती भी टूट जाए। एक दिन जब वह कॉलेज से लौटी तो देखा अंजलि दी आई हैं और पापा के साथ कुछ बात कर रही हैं। पापा का भी चेहरा कुछ गंभीर दिख रहा था। उसके अंदर आते ही अंजलि ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया और उसने जो कहा उसे सुनकर रिद्धिमा के पांव तले जमीन खिसक गई। अंजलि ने बताया कि इसी शहर का एक लड़का है, अतुल उसे जानता है, उसने रिद्धिमा को देखा है और उसे रिद्धिमा बहुत पसंद आई है, इसलिए उसके माता पिता ने अतुल से बात की और आज अंजलि उस रिश्ते के लिए आई है। अच्छा घराना है और लड़का भी अच्छा है, रिद्धिमा खुश रहेगी। पर रिद्धिमा तो अरमान के सिवा किसी और को सोच ही नहीं सकती थी। उसकी आंखें आंसू बरसाने को तैयार थीं, पर उसने किसी तरह खुद को संभालते हुए जवाब दिया, दी, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। शशांक ने कहा था, पर बेटा जब मैं नहीं रहूंगा तब तू अकेले कैसे रहेगी, कोई तो तेरे साथ चाहिए। रिद्धिमा ने रोंदे स्वर में जवाब दिया था, नहीं पापा, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं अकेली ही ज्यादा खुश रहूंगी। कहते हुए वह अपने कमरे में आ गई थी और बिस्तर पर ढह गई थी और सिसकने लगी थी। उसे सिर्फ इस बात का गम था कि जब अतुल जीजू तक उसकी शादी की बात पहुंची तो अरमान भी जानता होगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। इसका अर्थ यही है कि अरमान उसे नहीं चाहता, बस दोस्ती है और कुछ नहीं। फिर वह ना अरमान से अपने प्यार का इजहार कर सकती है और न ही दी को बता सकती है। पर वह क्या करे। वह बड़बड़ाई, थैंक्स अरमान, तुमने जितना मेरा साथ दिया। मैं ही पागल थी, इसे प्यार समझ बैठी थी, पर अब समझ में आया ये बस दोस्ती ही थी और इस दोस्ती के लिए तुम्हें दिल से शुक्रिया। मैं पापा और दी को और तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए इस विवाह के लिए मुझे हाँ करना होगा। पर जिस दिन मेरा विवाह होगा प्लीज तुम मेरे सामने मत आना, वरना मैं पूरी तरह टूट जाऊंगी। और वह दिन भी आ गया जब लड़के वाले देखने आने वाले थे। अंजलि बहुत खुश और उत्सुक थी, पर उसे पता नहीं था कि रिद्धिमा दिल ही दिल में रो रही है। सपना, जो रिद्धिमा की बेस्ट फ्रेंड थी, एक बार रिद्धिमा से कहा भी कि अंजलि दी से खुलकर बात करे, पर रिद्धिमा ने मना कर दिया। वह नहीं चाहती थी अंजलि दीदी को ये बात पता चले और वो दुखी हो जाएं, क्योंकि अगर अरमान की तरफ से कुछ नहीं है तो इन बातों का कोई फायदा भी नहीं है। पर सपना के बार बार कहने पर रिद्धिमा ने एक बार अरमान को फोन करने का सोचा, पर उसका फोन ऑफ आ रहा था। रिद्धिमा को याद आया पिछले हफ्ते अरमान बिजनेस के काम से बाहर गया था, पर अब तक तो लौट आना चाहिए था। इससे पहले वह कभी भी बाहर जाता तो आने के बाद तुरंत रिद्धिमा को फोन करता था। रिद्धिमा को अरमान के लिए थोड़ी चिंता सताने लगी तो उसने अंजलि दी को फोन किया। दी, घर में सब ठीक है ना? अंजलि ने उत्तर दिया, हाँ रिद्धि, तू अचानक ये क्यों पूछ रही है? रिद्धिमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अरमान सिंगापुर से लौट आया क्या? अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, हाँ कल ही वापस आया। क्यों, तुझे फोन नहीं किया क्या? रिद्धिमा तुरंत बोल पड़ी, हाँ नहीं, वो असल में
अंजलि सर हिलाते हुए बोली, बिजी होगा कहीं, कर लेगा तू, टेंशन मत ले। रिधिमा का दिल उमड़ आया। इसका मतलब है अरमान को उसके रिश्ते के बारे में पता है पर कुछ नहीं कह रहा। इसका अर्थ है उसका रिधिमा के इस रिश्ते से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सच ही तो है, उसने एक सच्चे दोस्त की तरह रिधिमा का बहुत साथ दिया, पर जिंदगी भर उसे ढोना पड़े ये कौन चाहेगा। उसने सुना दी कह रही थी, उसे भी लेकर आऊंगी रिद्धि, तू चिंता मत कर। उसे तेरी पसंद नापसंद के बारे में अच्छी तरह पता है। साथ जाएगा तो लड़के को ठीक से जांच परख लेगा। रिधिमा ने रुंधे स्वर में कहा, ओके दी, फोन रखती हूँ। अंजलि मुस्कुराते हुए बोली थी, कल सुबह ही आ रही हूँ मैं, लड़के वाले तो शाम को आएंगे तो तैयारी भी तो करनी है। रिधिमा के आंसू बह निकले थे। उधर अंजलि के फोन कट करते ही उसे अतुल की आवाज सुनाई दी थी, तुम औरतें कभी कभी बड़ी जालिम बन जाती हो। बेचारी मेरी एकमात्र साली के दिल पर क्या गुजर रही होगी, ये ख्याल किया है क्या? अंजलि हंसते हुए बोली थी, तड़पने दो तुम्हारी साली को। इंतजार और तड़प के बाद किसी चीज को पाने का मजा कुछ और ही है। अतुल भी उसकी बात सुनकर हंस पड़ा था। रिधिमा तैयार हो चुकी थी, सपना भी आ गई थी और अंजलि तो सुबह सुबह ही आ गई थी। अपनी बहन के लिए वह बहुत खुश थी और काम करते हुए गुनगुना रही थी और कभी कभी रिधिमा की ओर देखकर मुस्कुरा भी रही थी। सपना ने एक बार धीरे से रिधिमा से पूछा था, ये दी इतना खुश क्यों है? रिधिमा ने उदास स्वर में उत्तर दिया था, नहीं पता। सपना बोली थी, दी तुझे इतना प्यार करती हैं तो तेरे दिल की हालत समझ क्यों नहीं पाई? रिधिमा ने उत्तर दिया था, सपना, अगर अरमान के दिल में मेरे लिए कुछ होता तो दी समझ जाती, और ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए ये टॉपिक अब यहीं बंद कर। सपना ने आंखें घुमाकर कहा था, भगवान करे लड़के वाले तुझे नापसंद कर दें या अरमान अचानक कहीं से हीरो की तरह प्रकट हो और बोले, अगर किसी ने मेरी रिधिमा पर नजर भी डाली तो भून कर रख दूंगा। रिधिमा उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली थी, चुप कर, ज्यादा फिल्मी मत बन, अरमान भी उनके साथ आ रहा है। सपना ने कहा था, तो यही सही मौका है। तूने वो मूवी देखी थी बजरंगी भाईजान, उसमें किस तरह करीना सलमान का हाथ पकड़कर इतना कहना था कि रिधिमा ने उसे जोर से चपत लगाते हुए चुप रहने का इशारा करती है क्योंकि अंजलि वहां आ रही थी। अंजलि आते ही मुस्कुराते हुए कहती है, चल रिद्धि, वो लोग आ गए हैं। रिधिमा उठ खड़ी हुई पर सपना कान में फुसफुसाई, चिंता मत कर, तू डायरेक्टली मना कर देना, मैं तेरे साथ हूँ रिद्धि। रिधिमा जब वहां पहुंची तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सपना बोल पड़ी, हैं, यहाँ तो अरमान और उसके पेरेंट्स हैं और कोई नहीं। रिधिमा ने देखा, अरमान उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही उसने आंख मारी और रिधिमा को लगा जैसे वह हवा में उड़ रही है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पर जब अंजलि फुसफुसाई, कैसी रही रिद्धि, तो उसके गले से कोई आवाज नहीं निकला। अचानक अंजलि ने जोर से चिकोटी काटी तो वह चिल्लाई, उई माँ, और अरमान दौड़कर उसकी तरफ आया और घबराए हुए स्वर में पूछा, क्या हुआ रिधिमा? सारा हॉल हंसी के ठहाकों से गूंज उठा और अंजलि बोली, कुछ नहीं देवर जी, मैं सिर्फ अपनी बहन को आसमान से धरती पर ला रही थी। रिधिमा की आंखों में आंसू देखकर अतुल बोल पड़ा, अब क्या हुआ रिधिमा, तुम रो क्यों रही हो? सपना बोल पड़ी, खुशी के आंसू हैं जीजू, वैसे आप लोग बहुत बुरे हो, बेचारी 3 दिन से ठीक से सोई भी नहीं है। अरमान के पापा बोल उठे, क्यों रिधिमा बेटा, आपको घबराने की क्या जरूरत थी? हमने तो पहले ही कह दिया था कि आपको हमारे घर की बहू बनाएंगे। अगर ये रेडी नहीं होता तो इसके हाथ पैर बांधकर शादी को ले आता। अतुल बोल उठा, पर ये नाटक हमने अरमान के कहने पर किया था। अरमान मुस्कुरा उठा, पर रिधिमा की आंखों में उसके लिए ढेर सारी शिकायत थी। उसने अपने आंसू पोंछे और अंदर की तरफ भागी। अरमान की माँ ने आश्चर्य से पूछा, रिधिमा को क्या हुआ? अंजलि बोली, शायद घबरा गई है, मैं उसे लेकर आती हूँ। अरमान उठता हुआ बोला, भाभी मैं जाता हूँ, आप यहीं बैठो। अरमान को पता था रिधिमा इस समय कहाँ होगी। उसे जब भी कोई खुशी होती, दुख होता या शिकायत होती, वह छत पर आ जाती थी और आसमान की तरफ देखकर मम्मा को ढूंढती थी। आज भी वह तारों को देख रही थी। अरमान चुपके से उसके पास आकर खड़ा हो गया और धीरे से बोला, हो गई मेरी शिकायत मम्मा से? रिधिमा उसकी तरफ बिना देखे बोली, तुम जाओ। अरमान, तुम्हें पता है मुझे इस तरह मजाक पसंद नहीं। अरमान उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला, अरे यार, ये मजाक नहीं करता तो कैसे पता चलता कि तुम मुझे इतना चाहती हो? रिधिमा ने शिकायत भरे लहजे में कहा, और तुमने मुझे जो तकलीफ दी उसका क्या?
अरमान मुस्कुराता हुआ सर झुकाकर बोला, मुझे हर सजा मंजूर है मल्लिकाए रिद्धिमा। अचानक वह अपने घुटनों के बल बैठ गया और पॉकेट से एक डायमंड रिंग निकालता हुआ उसे रिद्धिमा की तरफ बढ़ाता हुआ रोमांटिक स्वर में गुनगुनाया, मिस रिद्धिमा गुप्ता, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर खुशी हर पल बांटना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना मुझे कोई भी जगह पसंद नहीं है, चाहे वह स्वर्ग ही क्यों ना हो। मैं इस जिंदगी और अगले 100 जन्मों तक तुम्हारे प्यार की डोरी में बंधे रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्लिक क्लिक। वर्तमान। रिद्धिमा ने उस फोटो पर प्यार से हाथ फेरे जो अरमान के प्रपोज करने के समय सपना ने खींच लिया था। रिद्धिमा ने फोटो पर हाथ फेरे और मुस्कुराई। तभी उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वह जल्दी से नीचे आई और देखा अरमान गेट खोलकर गाड़ी अंदर पार्क कर रहा था। रिद्धिमा उसे देखकर हल्के से मुस्कुराई। अरमान भी मुस्कुराया, फिर कहा, तुम इतनी देर तक क्यों जाग रही हो रिद्धिमा? मैंने कहा था ना, लेट हो जाऊंगा। रिद्धिमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, वो असल में नींद नहीं आ रही थी इसलिए। अरमान ने उसकी तरफ देखा और अंदर जाते हुए पूछा, तुमने डिनर किया? रिद्धिमा चुप रही क्योंकि अरमान से झूठ बोलना उसके बस की बात नहीं थी। अरमान सोफे पर अपना बैग फेंकता हुआ कुछ नाराजगी से कहा, क्यों, ऐसा क्यों करती हो रिद्धिमा? मैंने कहा था ना, मुझे देर हो जाएगी और शायद मैं वहीं डिनर कर लूं। पर तुमने तो आजकल उपवास करने का प्रण कर लिया है। मेरी बात सुनती कहाँ हो आजकल? जो चाहे करो मेरी बला से। कहते हुए वह तौलिया लेकर फ्रेश होने गया। दरवाजा जोर से पटका। रिद्धिमा जानती थी अब वह बाहर आकर कोई बात नहीं करेगा और सीधा अपने स्टडी रूम में चला जाएगा, फिर सारी रात वहीं गुजारेगा स्टडी के बहाने। अरमान चाहे कितना भी नाराजगी दिखाए, पर रिद्धिमा समझ चुकी है कि ये तरीका सिर्फ उसे नजरअंदाज करने का है। यह रिद्धिमा के सवालों से बचने का एक रास्ता अरमान ने निकाला है। रिद्धिमा चुपचाप अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद की। पर नींद तो कोसों दूर था उसके आंखों से। आजकल जैसे नींद बहुत ज्यादा रूठी हुई थी उससे। कितना भी मनाओ, भागी भागी फिरती उसके सामने आने से कतराती थी। उसके साथ रिद्धिमा के सपने भी न जाने कहीं गुम हो गए थे। रिद्धिमा उठ बैठी और फिर से एल्बम के पन्ने पलटने लगी। अरमान कितना खूबसूरत लग रहा था शादी के जोड़े में। रिद्धिमा को याद है उसकी सहेलियां उसे छेड़ रही थीं, ये कहकर कि तू क्या किस्मत लेकर आई है रिद्धि। तुझे पता है हमारे कॉलेज की आधी से ज्यादा लड़कियां इस हैंडसम पर मरती थीं और इसे पाना चाहती थीं, पर बाजी तो तू मार गई। सपना ने जवाब दिया था, अब उन लड़कियों को कह देना और तुम लोग भी कान खोलकर सुन लो। अब अरमान अपनी रिद्धिमा का 7 जन्मों तक के लिए बंध गया है, इसलिए उसका सपना देखना भूल जाएं। रिद्धिमा ने याद किया जब अरमान ने सुहागरात को उसे एक खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट करते हुए कुछ गाने को कहा था, तो रिद्धिमा अपनी सुरीली आवाज में गा उठी थी, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। और अरमान उसे बाहों में भींचते हुए गुनगुनाया था, चाहतों का मजा फासलों में नहीं, आज छुपा लूं तुझे हौसलों में कहीं। और दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो गए थे। उसके बाद जब भी रिद्धिमा को अरमान अकेला दिखता वहीं लाइन गुनगुनाता था और रिद्धिमा शर्म से लाल होकर वहां से भाग जाती थी। 2 साल इसी तरह हंसते खेलते गुजर गए थे। रिद्धिमा को जहां एक भरा पूरा परिवार मिला था, वहीं अंजलि दीदी का हर पल उसके साथ रहना, माता पिता से बढ़कर प्यार करने वाले सास ससुर का स्नेह और अरमान का प्यार। रिद्धिमा बहुत खुश थी। एक दिन अतुल जीजू ने आकर बताया कि दिल्ली का बिजनेस जो अतुल का पार्टनर संभालता था, अब वह अपने घर पटना वापस जाना चाहता है, तो अतुल को अपना बिजनेस संभालने दिल्ली जाना पड़ेगा। अंजलि कुछ चिंतित होकर बोली थी, हम कैसे जाएंगे अतुल? मेरा काम और बिट्टू की पढ़ाई सब शिफ्ट होना पड़ेगा वहाँ। अतुल ने जवाब दिया था, तुम यहीं रहो अंजलि, मैं आता जाता रहूंगा। अरमान ने कहा था, ये क्या बात हुआ भाई, आप वहाँ और भाभी यहाँ। एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ दिल्ली। अंजलि खुश होते हुए बोली थी, हाँ यही ठीक रहेगा अरमान, तू चला जा वहाँ और साथ में रिद्धिमा को लेता जा। रिद्धिमा इस परिवार से दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए कुछ बोलने वाली थी, पर उसके पहले ही अरमान बोल पड़ा था, थैंक गॉड, अब मुझे मेरी दुल्हन पूरी मिलेगी। अब तक तो सबके साथ बांटना पड़ रहा था मुझे। रिद्धिमा शर्म से लाल हो गई थी, जबकि अंजलि अरमान के सर पर चपत लगाते हुए चुटकी ली थी, बदमाश कहीं का, 2 साल हो गए तुम्हारी शादी को, अब रिद्धि कोई नई दुल्हन नहीं है। अरमान ने सर पर हाथ मारकर आश्चर्य होने का नाटक करते हुए कहा था, अरे ये 2 साल कब हुए?
वैसे मेरे लिए मेरी पत्नी मेरे बुढ़े होने तक दुल्हन ही रहेगी भाभी। आप लोगों जैसे नहीं। 5 साल हुए और प्यार ठंडा पड़ गया। भैया अब दिल्ली के बहाने आपसे भागना चाहते हैं। अतुल ठहाका लगाकर हंस पड़ा था, जबकि अंजलि आंखें तरे रही थी। फिर वह बोली थी, चाहे तुम कुछ भी कहो अरमान, पर मैं अपनी रिद्धि के लिए बहुत खुश हूँ। ये सब याद आते ही रिद्धिमा की आंखें भर आईं। उसके दिल ने कहा, अब क्या हो गया है अरमान, जो इस तरह मुझसे दूर जा रहे हो, मुझसे आंखें फेर लेते हो। मैं तो तुम्हारी बही रिद्धिमा हूँ, जिसे तुमने प्यार किया था। मैं तो बिल्कुल नहीं बदली। फिर तुम्हें क्या हो गया है? प्लीज मुझसे बातें करो, मुझे बताओ, वरना मैं समझूंगी कैसे। रिद्धिमा को याद आया, जब वो दिल्ली आए तो कुछ दिन तो रिद्धिमा खुश रही, पर फिर उसे कुछ ज्यादा अकेलापन लगने लगा। वहां भरे पूरे परिवार में थी तो कभी भी अकेले रहने की आदत नहीं थी। उसने भी अरमान के साथ बिजनेस में हाथ बटाने की बात कही तो अरमान का कहना था, अरमान का ज्यादातर काम साइट पर रहता है और रिद्धिमा को वह दिल्ली जैसे जगह में अकेला छोड़ नहीं सकता, तो वह घर पर रहकर ही काम करे। रिद्धिमा जो बात कुछ दिनों से कहना चाह रही थी, अब उसे लगा सही वक्त है। उसने कहा, अरमान हमारी शादी के 2 साल से ज्यादा हो गए हैं ना। अरमान, जो अपना सर उसके गोद में रखकर लेटा हुआ था, उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराकर पूछा था, हाँ तो क्या मोहतरमा, मुझे छोड़ने का प्लान कर रही हैं? मन भर गया है क्या मुझसे? रिद्धिमा उसके सर पर हल्के से चपत मारते हुए कहती है, बेकार का मजाक मुझे पसंद नहीं अरमान। अरमान ठहाका मारकर हंसते हुए कहता है, मुझे पता है मेरे जोक्स तुम्हें पसंद नहीं। अच्छा बताओ क्या कहना चाहती हो? रिद्धिमा कुछ देर चुप थी, फिर अरमान के बालों में हाथ फेरते हुए कहा था, अरमान, अंजलि दी की शादी के 1 साल बाद बिट्टू आ गई थी उनके गोद में, तो क्या हम अब एक बेबी के बारे में सोच सकते हैं? ये सुनकर अरमान उठ बैठा था, फिर जवाब दिया था, अभी नहीं रिद्धिमा। रिद्धिमा, पर क्यों अरमान, तुम्हें बच्चे पसंद नहीं? अरमान थोड़ी देर चुप था, फिर उसने जवाब दिया था, रिद्धिमा, हम अभी अभी दिल्ली आए हैं और मैं अभी तक यहाँ ठीक से सेटल नहीं हुआ हूँ। कुछ दिन जाने दो, फिर सोचते हैं, कुछ और बात करो ना। उसके बाद से जब भी रिद्धिमा इस प्रसंग को छेड़ती, अरमान यही कहकर बात टाल देता, कुछ और बात करो रिद्धिमा। और एक दिन तो अरमान की नाराजगी फूटी पड़ी। उसने गुस्से में भरकर कहा, तुम्हारे पास बात करने का कोई और टॉपिक नहीं है क्या? रिद्धिमा, मुझे लगता है तुम यहाँ बोर हो रही हो। एक काम करो, कुछ दिन मुंबई घूमाओ। रिद्धिमा अरमान के इस रवैये से बहुत अचंभे में थी, पर उसे लगा शायद काम के दबाव के कारण वह बौखलाया हुआ है और वह भी यहाँ बोर हो रही है, तो मुंबई जाना ठीक होगा। अरमान उसे मुंबई छोड़कर वापस दिल्ली चला गया। कुछ दिन तो रिद्धिमा को वहाँ बहुत अच्छा लगा, पर वह फिर अरमान को याद करने लगी और वापस जाने के लिए अरमान को फोन किया और कहा उसे ले जाए, पर अरमान काम का बहाना करके लगभग 2 महीने बाद उसे लेने आया। रिद्धिमा दिल्ली वापस आने के बाद कुछ महीने चुप रही, पर फिर उसे एक बेबी का अभाव खलने लगा। बिट्टू की शैतानी याद आती तो उसे लगता, काश उनके पास भी एक प्यारी सी गुड़िया हो जो अपनी शैतानियों से घर को सर पर उठाकर रखे। और फिर जब उसने अरमान के सामने ये प्रसंग छेड़ा तो अरमान का जवाब था, रिद्धिमा, सच कहूँ तो मुझे बच्चे उतना पसंद नहीं है। लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। रिद्धिमा अरमान के बातों से अबाक थी। उसने देखा था अरमान को बिट्टू से कितना ज्यादा प्यार था, फिर अपने बेबी के बारे में ये कैसी बातें कर रहा है अरमान। फिर भी उसने एक कोशिश की थी, अरमान, मैं सब संभाल लूंगी। अरमान ने झिड़कते हुए कहा था, तुम क्या खाक संभालोगी? तुम्हें भी मैं ही संभालता हूँ अब तक। जो भी हो, मुझे ये टॉपिक अब नहीं चाहिए। रिद्धिमा उसके बाद कभी भी इस प्रसंग को अरमान के सामने नहीं रखा था, पर उसके बाद दोनों के संबंध पहले जैसा नहीं रहे। धीरे धीरे दोनों में दूरियां आ रही थीं। दोनों के बीच मनमुटाव की एक रेखा खिंच चुकी थी और जिसे मिटाने का अरमान की तरफ से कोई प्रयास ही न था। वर्तमान रिद्धिमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और कंबल को अपने ऊपर खींच लिया। उसे थोड़ी ठंड लग रही थी। अचानक उसे याद आया, अरमान को भी ठंड लग रही होगी। उसने तो कोई लिहाफ नहीं रखा है। वहां उसने एक कंबल और तकिया लिया और बिना आवाज किए स्टडी रूम में आई, जहां अरमान सो रहा था। उसने देखा अरमान सोफे पर गुड़मुड़ होकर सोया हुआ था। ठंड की वजह से उसने अपने पैरों को घुटनों से मोड़कर सीने के पास समेट रखा था और जो पुस्तक पढ़ रहा था वह नीचे गिरी हुई थी। रिद्धिमा चुपके से आई, अरमान को बड़े धीरे से कंबल उड़ाया, उसके सर के नीचे तकिया रखकर पुस्तक उठाकर सही जगह रखी और लाइट बंद करके वहां से चली गई। अरमान, जिसकी नींद रिद्धिमा के आने से खुल चुकी थी
और आंख बंद किए पड़ा था। बड़बड़ाया, सॉरी रिधिमा, मैं जानबूझकर तुम्हें जो दर्द दे रहा हूँ उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना रिधिमा। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जान, बहुत ज़्यादा। पर इसके लिए मैं अपने जीवन में नया कुछ नहीं चाहता। सुबह सूरज की तेज किरणों से रिधिमा हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने देखा धूप काफी चढ़ाई थी। इसका अर्थ है अरमान उसे बिना बताए ऑफिस चला गया है और काकी भी आज उसे नहीं उठाई। उसने काकी को आवाज लगाई, पर जवाब न मिलने पर हॉल में आई तो किचन से खुटपुट की आवाज सुनाई दी और साथ ही किसी के गुनगुनाने की। और वह अरमान के सिवा कौन हो सकता है। रिधिमा किचन के दरवाजे पर आई और रुक कर देखने लगी। अरमान बावर्ची का ड्रेस पहने, सर पर कैप लगाए, गैस पर कुछ बना रहा था जिसकी खुशबू सारे किचन में फैल रही थी। और वह कान में ईयर प्लग लगाए कोई गाना सुन रहा था और उसी के धुन पर हल्के हल्के थिरक रहा था। रिधिमा को लगा वहीं खड़ी उसे देखती रहे। कितना प्यारा लगता है अरमान जब इतना खुश रहता है। उसने खुद पर गर्व महसूस किया कि उसे इतना खूबसूरत और हैंडसम पति मिला है। उसे लग रहा था ऐसे ही घंटों अरमान को निहारती रहे। तभी अरमान का ध्यान उधर गया और वो अपने स्वाभाविक लहजे में बोल उठा, आ गई मोहतरमा, नींद अच्छी हुई ना? चलिए अब जल्दी से फ्रेश होकर आ जाइए। आपके लिए आपके पसंद के लजीज भोजन बन गए हैं। आपका गुलाम कब से आपकी राह देख रहा है। उसने सर झुकाते हुए इस अदा से कहा कि अनायास ही रिधिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, काकी कहाँ हैं? अरमान ने हाथ हिलाते हुए कहा, आज काकी की छुट्टी, अभी हम नाश्ता करेंगे और फिर घूमने चलेंगे। रिधिमा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि अरमान ज्यादातर ऐसा ही करता था। अगर रात को किसी बात पर नाराज रहा तो सुबह खुद ही रिधिमा को मनाने का इंतजाम करके रखता था और उसके बाद कुछ दिन रिधिमा ऐसे ही खुश रहती थी। पर हाँ, वह इस बात का ध्यान रखती थी कि फिर से अरमान का मूड न बिगड़े और उसके लिए वह बच्चे की टॉपिक से दूर रहती थी। पर कब तक ऐसे चलेगा। उसने अपने सर को झटका और वॉशरूम की ओर चल दी। ऐसे भी अपना मिजाज ठीक ही रखना था क्योंकि अरमान से लड़ झगड़ कर वह भी कहाँ चैन पाती थी। नाश्ते के बाद अरमान ने राज खोला कि आज वो अपने दोस्त निशीत के घर रिधिमा को लेकर जाने वाला है। आज उनके बेटे का जन्मदिन है। रिधिमा इतना सुनते ही खुश हो गई। उसे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद थे और निशीत के तो दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। वो लोग कुछ दिन पहले ही बेंगलोर से ट्रांसफर लेकर यहाँ आए हैं। रिधिमा ने तुरंत अरमान से पूछा, तुमने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लिया कि नहीं? अरमान मायूस चेहरा बनाता हुआ बोला, अरे यार, मुझे तो ये बात याद ही नहीं था। यार तुम भी कितना कुछ ख्याल रखती हो। रिधिमा मुस्कुराते हुए बोली, हम औरतों को याद रहता है। अच्छा चलो, रास्ते में हम गिफ्ट आदि खरीद लेंगे। अरमान ने सर हिलाया और गाड़ी निकालने बाहर चला गया। रिधिमा बहुत खुश थी। कल रात का सारा मलाल जैसे धुल चुका था। वह उन छोटे बच्चों के ख्यालों में खो गई और खुद भी गुनगुनाती हुई बाहर आई। अरमान उसे देखकर मुस्कुरा उठा। उसे लगा कम से कम कुछ समय तक तो रिधिमा खुश रहेगी। निशीत और निशा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। निशा तो कह उठी, अरमान तू तो अभी भी उतना ही हैंडसम और हॉट है जितना कॉलेज के दिनों में था। नीतीश ने आंखें तरेरी, जबकि अरमान ने मुस्कुराते हुए रिधिमा से कहा, ये निशा बचपन से ही ऐसी है रिधिमा, उसकी बातों का कोई मतलब नहीं है। निशा ने चुटकी ली, अच्छा जनाब, इसका मतलब है आप बचपन से ही हॉट और हैंडसम थे। अरमान हाथ जोड़ता हुआ बोला, अरे मेरी अम्मा, मैं तुझसे बातों में नहीं जीत सकता, माफ कर मुझे। सब हंस उठे। निशा रिधिमा का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है, बोली, आ जाओ रिधिमा, मैं कब से तुमसे मिलने को बेचैन थी। मुझे भी देखना था आखिर कौन सी परी है जो अरमान जैसे हैंडसम का दिल उड़ा ले गई। रिधिमा की आंखें इधर उधर घुमाते हुए निशा मुस्कुराते हुए बोली, बच्चों को ढूंढ रही हो? सोनी सो रही है और सोनू बाहर खेलने गया है। चलो तुम्हें घर दिखाती हूँ। चारों ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी सोनू दौड़ता हुआ आया और अनजान लोगों को देखकर दरवाजे पर ठिठक गया। रिधिमा की नजर उस प्यारे से बच्चे पर गई और वह इशारे से बुलाने लगी, पर वह वहीं खड़ा रहा। पर रिधिमा के हाथ में चॉकलेट का पैकेट देखकर दौड़ता हुआ आया और लेकर दौड़कर अपने कमरे में भाग गया। निशा मुंह बनाती हुई बोली, बिल्कुल अपने पापा पर गया है, कोई तौर तरीका सीखा ही नहीं। नीतीश ने जवाब दिया, हाँ हाँ, अच्छा काम करे तो मम्मा पर गया है और गलत तो पापा पर, है ना? रिधिमा उन दोनों की नोकझोंक का खूब मजा ले रही थी। उसके दिल ने कहा, काश सोनू जैसा एक प्यारा बच्चा उनके घर में भी होता। दिन भर ऊधम मचाता
और रिधिमा उसे देख देख कर निहाल हो जाती। अरमान और रिधिमा ने सारा दिन निशीत के घर बिताया और रिधिमा के लिए वह दिन जैसे यादगार बन गया था। सारा दिन वह निशा की छोटी बच्ची को संभालती रही। फिर वे पास के अनाथ आश्रम में गए, जहाँ सोनू ने सभी बच्चों को केक और गिफ्ट बांटे। रिधिमा का बच्चों से लगाव देखकर निशा ने चुपके से पूछा, इतना प्यार है बच्चों से तो कर क्यों नहीं लेती अब? शादी के 2-3 साल तो हो गए हैं ना तुम्हारे, ज्यादा देर करना भी ठीक नहीं। रिद्धिमा ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, असल में अरमान को अभी नहीं चाहिए। निशा हंसती हुई बोली, हाँ ये बात तो है कि बच्चे आने पर रोमांस खत्म हो जाता है, वहीं बच्चों की चिल्ल पो दिन भर। फिर भी मुझे लगता है अब देर करना ठीक नहीं। क्या अरमान को बच्चे पसंद नहीं हैं? रिद्धिमा ने अनमने मन से कहा, शायद। पर रिद्धिमा को पता था ये सच नहीं है। अरमान को बच्चों से बहुत प्यार है। उसने अंजलि दी की बेटी के साथ अरमान का प्यार देखा था और अब आश्रम में भी अरमान जैसे बच्चों के साथ बच्चा बन गया था। उनके साथ मिलकर मस्ती कर रहा था। देर रात वो घर लौटे। अरमान बिस्तर पर ढह गया, जबकि रिद्धिमा फ्रेश होने चली गई। आज अरमान का मूड बहुत अच्छा था और रिद्धिमा को लगता था और एक बार उसे अपनी बात दोहरानी चाहिए। जब वह अपने रेशमी बालों को बांध रही थी, अरमान की आवाज सुनाई दी, खुले रहने दो ना रिद्धिमा, खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती हो। रिद्धिमा ने आईने में देखा, अरमान उसे ही देख रहा था। उसने धीरे से कहा, अरमान, आज निशा कुछ कह रही थी। अरमान ने उम्मीदी आंखों से पूछा, क्या? रिद्धिमा बोली, वो कह रही थी कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। और अरमान बात काट कर बोला, वो मुझे करती थी पर मैं उसे दोस्ती मानता था। इतना याद रखना रिद्धिमा कि तुम ही मेरे जीवन में पहली और तुम ही आखिरी लड़की हो। रिद्धिमा मुस्कुराई, फिर बोली, और मैं एक बात आज जान गई हूँ। अरमान ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। रिद्धिमा कुछ चुप रहकर बोली कि तुम्हें बच्चों से बहुत लगाव है। अरमान चुप था। रिद्धिमा हिम्मत करके बोल पड़ी, फिर क्यों अरमान, हम क्यों नहीं? पर उसके बात पूरे होने से पहले ही वो बोल पड़ा, तो एक बच्चा गोद ले लेते हैं। रिद्धिमा ने आश्चर्य से उसे देखा और बोली, क्यों अरमान? अरमान उठकर बैठता हुआ बोला, देखो रिद्धिमा, मैं नहीं चाहता तुम्हें प्रेगनेंसी की तकलीफ झेलना पड़े। रिद्धिमा आश्चर्य से बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हो अरमान? माँ बनना एक लड़की के लिए सौभाग्य की बात होती है और मैं भी चाहती हूँ माँ बनूं। अरमान मुंह फेर कर सोता हुआ बोला, बहुत बार समझाया है मैंने, इस बारे में मैं बात करना नहीं चाहता, हमें अब सो जाना चाहिए। रिद्धिमा को लगा उसके मुंह पर किसी ने तमाचा जड़ दिया हो। वह सब कुछ सह सकती थी, पर अरमान की बेरुखी नहीं। उसने अपने आंसू छुपाए और बेड पर लेट गई, पर नींद उसकी आंखों से कहीं दूर चली गई थी। अरमान उसे बहुत अनजान लग रहा था। आखिर ऐसी क्या बात थी जो अरमान इस तरह बर्ताव कर रहा था? उसे समझ नहीं आ रहा था। वह जितना ही इस गुत्थी को सुलझाना चाहती थी, उतना ही खुद में उलझती जा रही थी। रिद्धिमा की नींद डोरबेल के बजने से खुली। उसने उन्नीदी आंखों से देखा, सिर्फ 7 बज रहे थे। काकी तो 8 बजे आती हैं, फिर कौन आया है? वह उठने की कोशिश की, पर अरमान की बाहें उसे जकड़ी हुई थीं। उसने छुड़ाने की कोशिश की, पर अरमान की नींद भरी आवाज सुनाई दी, सोने दो ना जान। रिद्धिमा खुद को छुड़ाते हुए बोली, मैं तुम्हें नहीं उठा रही, मुझे जाना है, छोड़ो ना। अरमान हड़बड़ाकर उठ बैठा और मायूस सा चेहरा बनाते हुए बोला, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मत जाओ रिद्धिमा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। रिद्धिमा उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली, नौटंकी तो तुमसे कोई सीखे, मैं दरवाजा खोलने जा रही हूँ, कोई आया है? अरमान लिहाफ ढाँप कर सोता हुआ बोला, ओह तब ठीक है, पर जो भी आए मुझे मत उठाना प्लीज। रिद्धिमा बोली, जो भी आएगा तुमसे ही काम होगा, मिस्टर अरमान मलिक। मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? अरमान एक पल में उठकर उसे अपनी बाहों में खींचते हुए बोल पड़ा, कहना, मिस्टर मलिक सारी रात जागे थे, इसलिए अभी आराम फरमा रहे हैं। रिद्धिमा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, और ये मलिक सारी रात जागकर क्या कर रहे थे, ये भी तो बताओ। मुझसे तो नाराज थे कल तुम। तभी अरमान का मोबाइल बज उठा। अंजलि की आवाज थी, इडियट, कब से बेल बजा रही हूँ, दरवाजा खोलेगा या तोड़ दूं? अरमान लिहाफ फेंकता हुआ उठ खड़ा हुआ और बोला, मारे गए, तुम्हारी चुड़ैल दी यहाँ कैसे आ पहुंची? वह लगभग दौड़ता हुआ आया और दरवाजा खोलते ही देखा अंजलि सा परिवार वहां खड़ी थी। अंजलि अंदर आते हुए बोली, बात क्या है? हाँ, कितनी देर से हम बाहर खड़े हैं और किसी को होश नहीं। अरमान बेचारा सा मुंह बनाता हुआ बोला, मैं क्या करूं, आपकी ये बहन है ना? उसने कहा, जो भी आया है वापस जाने दो, सुबह सुबह रोमांस का सत्यानाश कर दिया। अंजलि आंखें तरेरती हुई बोली,
मेरी भोली भाली बहन पर इल्जाम मत लगा। जा चाय बना कर ला। अरमान माथे पर हाथ मारता हुआ बोला। मारे गए, भलाई का जमाना नहीं। वैसे आज प्रूफ हो गया, अपना खून अपना ही होता है। आते ही अपनी बहन को छोड़कर मुझ पर हुक्म चला रही हो। रिद्धिमा ने जल्दी से कहा। बिट्टू को भूख लगी होगी, मैं नाश्ता बनाती हूँ। अरमान ने कहा, हाँ चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। अंजलि हंसते हुए बोली, लगता है दोनों का रोमांस का कोटा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अरमान किचन में जा रहा है। रिद्धिमा शर्माती हुई वहां से चली गई, जबकि अतुल ठहाका लगाकर हंस पड़ा। एक हफ्ता अतुल अंजलि दिल्ली में रहे। रिद्धिमा का बिट्टू के साथ मस्ती करते कभी ये दिन बीत गए पता ही न चला। एक दिन अंजलि ने उसे बुलाकर कहा, रिद्धिमा तू हमारे साथ कुछ दिन मुंबई में क्यों नहीं रह आती। रिद्धिमा इतना सुनते ही सोच में पड़ गई। वह समझ गई ये अरमान का ही प्लान होगा कि अंजलि अपने परिवार सहित यहाँ आए और रिद्धिमा को साथ ले जाए। वह डरता होगा कहीं रिद्धिमा बुरा न मान जाए, इसलिए अंजलि से कहलवाया है। रिद्धिमा ने धीरे से पूछा, अरमान ने कहा है आपको। अंजलि ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है। अरमान कल कह रहा था तू बोर होती है तो मैंने सोचा कुछ दिन हमारे साथ घूम आएगी, बिट्टू का भी थोड़ा ख्याल रख लेगी वहाँ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। रिद्धिमा ने हाँ में सिर हिलाया। वह नाराज थी, बहुत ज्यादा नाराज थी अरमान से। लेकिन अरमान ऐसा क्यों कर रहा है, ये पहले भी उसे सुलझाना था, पर कैसे सुलझाएगी समझ में नहीं आ रहा था। इस विषय पर वह किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी और न किसी को इस विषय में कुछ बता सकती थी। रिद्धिमा को मुंबई आए हुए 2-3 महीने बीत चुके थे। अरमान इसी बीच एक दो बार आया था, पर उसने जब वापस जाने का प्रसंग छेड़ा तो अरमान का कहना था वह वहां जाकर और बोर हो जाएगी, क्योंकि अरमान अभी बहुत ज्यादा व्यस्त है। रिद्धिमा उसकी बात से काफी दुखी थी और फिर इस प्रसंग को लाना बंद ही कर दिया था, पर उसे अरमान के बिना सब सूना सूना लगता था। उसकी खुशी तो अरमान के साथ रहने में थी, वह समझ चुकी थी, पर जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चे की भी कमी तो महसूस करती थी। अब तो उसे ये पूरी तरह यकीन हो गया था, जरूर अरमान उससे कुछ छिपा रहा है। आजकल उसके दिमाग में कुछ उल जलूल बातें आती थीं। उसे कभी कभी लगता था शायद अरमान ने इसी वजह से उससे विवाह किया था। शायद अरमान में कुछ कमी है जिसे वह जानता था और इसलिए उसने रिद्धिमा को चुना था, जो खुद ठीक से चल नहीं पाती थी। उसमें कुछ कमी थी तो अरमान को लगता होगा रिद्धिमा की कमी को उसने मान लिया है तो रिद्धिमा भी उसे मान लेगी। पर अगर ऐसा था तो अरमान को रिद्धिमा से खुलकर बात करनी चाहिए थी। पति पत्नी में ऐसी लुका छिपी खेलना रिश्ते को तोड़ सकती है, ये अरमान क्यों नहीं समझ पाया। रिद्धिमा यही सब सोच रही थी और सूनी सड़क को अपने बालकनी से निहार रही थी। उसे बच्चे की कितनी चाहत है, ये अरमान क्यों नहीं समझ पा रहा है। अगर अरमान में कोई कमी है तो उसका इलाज भी तो हो सकता है, पर ऐसे बच के भागने की कोशिश कोई समाधान नहीं, बल्कि और भी समस्या खड़ी कर देगा। वह इन्हीं ख्यालों में खोई थी, तभी उसके कानों में अंजलि की बातें आईं। अरमान कब तक इस तरह रिद्धिमा से भागता रहेगा अतुल, एक न एक दिन उसे खुलकर बात करनी ही होगी। तुमने देखा होगा अरमान कैसे बच के निकलने की कोशिश कर रहा है और रिद्धिमा कितनी चुप सी हो गई है। अतुल ने कहा, तुम ही बात करो ना अंजलि, तुम तो उसकी बहन हो, वह समझ जाएगी। अंजलि ने जवाब दिया, नहीं अतुल, अरमान को ही बात करना होगा। अतुल, पर रिद्धिमा अरमान को गलत समझ रही होगी ना। अंजलि बोली, हाँ, पर अरमान को मैंने जब कहा तो उसका कहना था कि भले वह गलत बने, पर इतनी बड़ी सच्चाई रिद्धिमा के सामने नहीं रख सकता। रिद्धिमा का दिल बुरी तरह टूट जाएगा जब उसे पता चलेगा कि वह मां नहीं बन सकती। रिद्धिमा को लगा उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई है, वह जैसे गिरने ही वाली है। उसने किसी तरह खुद को संभाला और अंजलि की बातें सुनने की कोशिश की, जो कह रही थी जब पापा ने इस बारे में अरमान को बताया था तो अरमान ने कहा था कि वह रिद्धिमा को संभाल लेगा, पर अब खुद सच्चाई बताने से डर रहा है और खुद रिद्धिमा के सामने बुरा बन रहा है। ये ठीक नहीं हो रहा अंजलि, अतुल ने उत्तर दिया। अंजलि ने कहा, हाँ पर मुझे पता है सब ठीक हो जाएगा। अरमान के प्यार के आगे रिद्धिमा हार मान जाएगी और समझ जाएगी दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है, न कि एक बच्चे से। रिद्धिमा को लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, वह मां नहीं बन सकती, उसके अपने बच्चे कभी नहीं होंगे, उसके और अरमान के प्यार के फूल कभी भी उनके बाग में नहीं खिलेंगे। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे तो अरमान इसलिए उससे दूर भागता है, उसे सच्चाई बताने की बजाय खुद बुरा बन रहा है और रिद्धिमा उसके बारे में कितना गलत ख्याल रखती है। उसे लगा अरमान में कोई कमी है,
अपने बारे में तो सोचा ही नहीं उसने। अरमान ने उसे इतनी कमी के बावजूद अपनाया है, इतना प्यार करता है, और वह कितनी स्वार्थी है। अरमान में गलती ढूंढ रही थी। अरमान सब जानते हुए उससे विवाह किया, और उसे लगा अरमान अपनी कमजोरी के कारण उससे विवाह किया है। उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए और अरमान से माफी मांगनी चाहिए। पर तभी उसे अंजलि दी की बात याद आई, जो कह रही थी कि अरमान उसे कभी भी नहीं बताना चाहता इस बात को, क्योंकि इससे वह दुखी हो जाएगी। तो ठीक है, वह भी इस राज को नहीं खोलेगी कि वह इतनी बड़ी बात जानती है। पर शायद अरमान की जिंदगी में अब उसका रहना ठीक नहीं है। उसकी सजा अरमान क्यों भोगे? उसने देखा है अरमान को बच्चों से कितना प्यार है, फिर वह क्यों खुद के संतान से वंचित रहे? रिधिमा की वजह से उसके अपने बच्चे नहीं हो सकते, पर वह अरमान की जिंदगी से चली जाए तो अरमान दूसरा विवाह कर सकता है और बहुत ज्यादा खुश रह सकता है। हाँ, यही ठीक होगा। वह चली जाएगी अरमान की जिंदगी से और कभी भी नहीं बताएगी कि अरमान की खुशी के लिए वह जा रही है। अगर अरमान उसे इतना प्यार करता है कि अपनी खुशी कुर्बान कर सकता है, तो वह क्यों पीछे रहे? वह भी अपनी खुशी अरमान के लिए कुर्बान कर सकती है, और ये सिर्फ तभी होगा जब वह अरमान से रिश्ता तोड़ेगी और अरमान के प्यार के रंगों को खुद में समेटकर अपनी जिंदगी बिता लेगी। अगले दिन रिधिमा दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गई। अंजलि ने बार बार पूछा कि अचानक उसने ये फैसला क्यों लिया, तो रिधिमा का कहना था उसे अरमान की बहुत याद आ रही है और अब वह वापस लौटना चाहती है, और अंजलि या कोई अरमान को न बताए कि वह वापस जा रही है। रिधिमा नहीं चाहती थी कि अरमान को ये बात पता चले और वह उसे वापस आने से मना कर दे, क्योंकि वह अब बस कुछ दिन अरमान के साथ रहना चाहती थी और वो दिन वो पल यादगार बनाना चाहती थी। अरमान जब ऑफिस से वापस लौटा तो रिधिमा को देखकर चौंक पड़ा और थोड़ा घबरा गया। पता नहीं ऐसे अचानक क्यों रिधिमा वापस आई, पर रिधिमा को मुस्कुराता देखकर और घर की खूबसूरत सजावट देखकर उसका दिल खुश हो उठा। उसके पूछने पर रिधिमा उसके गले में बाहें डालते हुए बताई कि उसे अरमान की बहुत याद आ रही थी और अब वह उसके बिना अकेले नहीं रह सकती थी। अरमान ने रिधिमा के आने की खुशी में अगले दिन छुट्टी ली और दोनों सारा दिन दिल्ली की सैर करते रहे। दोनों ने खूब सारी बातें की, पर रिधिमा ने एक बार भी बच्चे के प्रसंग को नहीं खींचा। अरमान को थोड़ा सुकून महसूस हुआ, क्योंकि वह नहीं चाहता था जिस बात से वह डर रहा था वह फिर से बीच में आए। अगले कुछ दिन दोनों खूब खुश रहे। रिधिमा ने जैसे इन चंद दिनों में अरमान के साथ अपनी पूरी जिंदगी जी ली, सारी खुशी पाली। अरमान भी बहुत खुश था और ऐसा लगा कि रिधिमा अकेले रहकर शायद उसकी कमी को महसूस कर चुकी है और अब उसके साथ पाने के लिए वह शायद बच्चे की बात ना छेड़े। कुछ दिनों बाद अरमान को एक टूर पर जाना था। वह चाहता था कि रिधिमा भी साथ चले, पर रिधिमा ने तबीयत का बहाना बनाकर मना कर दिया। उसने सोच ही लिया था इस बीच उसे क्या करना है। अरमान जब टूर से वापस आया तो घर लॉक देखकर चौंक गया, पर जब अंदर आया तो उसके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। रिधिमा वहां से जा चुकी थी, बस एक पत्र उसके नाम छोड़कर। प्रिय अरमान, मैं जा रही हूँ। कहाँ ये मत पूछना, क्योंकि मैं वापस न आने के लिए जा रही हूँ। क्यों, ये बता देती हूँ, क्योंकि तुम्हारा ये भी जानना आवश्यक है कि मैंने ये फैसला क्यों लिया। ये फैसला मैंने उसी दिन लिया जब मुझे ये बात पता चला कि तुमने मुझसे इसलिए विवाह किया था कि मुझ में कुछ कमी थी, मैं अपाहिज थी, पर तुमने मुझे अपनाया। मैंने इसे अपना सौभाग्य समझा था, पर मुझे लगता है मैं अपने प्यार द्वारा ही ठगी गई हूँ। तुमने मुझे इसलिए नहीं चुना था कि मुझसे प्यार करते थे, इसलिए चुना था कि तुम्हारी कमी को मैं नज़रअंदाज कर दूं। पर मैं क्या करूं अरमान, मैं माँ बनना चाहती हूँ और ये खुशी शायद तुम मुझे ना दे सको, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं इस रिश्ते को और अधिक नहीं झेल सकती, जहाँ प्यार ना होकर धोखा हो। अगर तुम मुझे विवाह से पहले बता देते तो शायद मैं तुम्हें अपना लेती, पर तुमने मुझे इतनी बड़ी बात छुपाई जो मेरे लिए बहुत तकलीफदायक है। पति पत्नी के रिश्ते में सच्चाई की बहुत जरूरत है, जो हमारे रिश्ते में शायद नहीं है, और इस सच्चाई के बिना ये रिश्ता खोखला है। मैंने तलाक के कागजात पर साइन कर दिया है। रिधिमा। अरमान के हाथ में वो चिट्ठी थी और आंखों में आंसू। तो रिधिमा को इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई है, और वो भी उसकी वजह से। पर रिधिमा को सच्चाई पता चलने से वो और भी टूट जाएगी। क्या करे अरमान, कहाँ ढूंढे रिधिमा को, जिसे जान से भी ज्यादा प्यार किया। वो कैसे उसके साथ ऐसा कर सकती है? क्या उसका प्यार ही काफी नहीं था रिधिमा के लिए?
क्या एक दूसरे का साथ ही काफी नहीं होता जीने के लिए? शायद हाँ, शायद नहीं। उसके लिए तो रिद्धिमा का प्यार ही काफी था, पर रिद्धिमा के लिए शायद नहीं। वह अरमान से अलग होना चाहती है तो ठीक है, यही सही। पर अरमान कभी भी रिद्धिमा को सच्चाई नहीं बता सकता है। जिस सच्चाई को जानकर रिद्धिमा में ग्लानि भर जाए, अपनी कमजोरी के कारण उसे अपने आप पर शर्म आए, ये बात उसे नहीं बता सकता अरमान, कभी नहीं। 2-3 दिन बीत चुके थे, पर रिद्धिमा का कोई पता नहीं था। अरमान बहुत ज्यादा परेशान और दुखी था, और अंजलि अतुल के लिए उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। अतुल और अरमान की माँ बहुत ज्यादा नाराज थी कि अरमान इतनी बड़ी बात जानते हुए भी रिद्धिमा से छुपाने की कोशिश की। उनका कहना था कि इसी वजह से रिद्धिमा गलतफहमी का शिकार हो गई है। वो अरमान से ज्यादा रिद्धिमा से नाराज थीं कि उसने बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठाया। अपने परिवार की मान मर्यादा का ख्याल भी उसे नहीं आया। शशांक लज्जित थे रिद्धिमा के इस तरह से चले जाने पर, लेकिन वो जानते थे वह लौट आएगी, क्योंकि उन्हें इतना समझ आ गया था अरमान के बिना रिद्धिमा की जिंदगी कभी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए वह लौट आएगी। उन्हें पता था उनकी छोटी बेटी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो सबसे अलग होकर कहीं दूर अकेले अपनी दुनिया बसा ले, और ये भी पता था वह कहाँ जा सकती है। एक ही जगह थी जहाँ रिद्धिमा जा सकती थी, और वो था लोनावाला का वह आश्रम जहाँ वह पद्मा के साथ बचपन में जाया करती थी। रिद्धिमा और अंजलि के हर एक जन्मदिन पर पद्मा उन्हें लेकर उस आश्रम में जाया करती थी, और बच्चों में फल मिठाई और नए कपड़े बांटती थी। वो सारा दिन वहीं गुजारते थे, पर पद्मा के मौत के बाद उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया था। शशांक का शक सही निकला, रिद्धिमा वहां आश्रम में थी। शशांक को वार्डन ने फोन पर बताया तो शशांक ने उससे कहा कि उस पर नजर रखा करें कि वह वहां से और कहीं ना चली जाए, और साथ में ये बात भी कही कि रिद्धिमा को पता ना चले कि उसके यहाँ रहने के बारे में शशांक को पता है। एक दिन जब अरमान अपने कमरे में चुपचाप लेटा था, तो शशांक उसके पास गए, और उसकी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था, और वह बहुत कमजोर लग रहा था, मानो कई दिनों से खाना नहीं खाया हो। शशांक को उस पर तरस आया। उन्हें पता था अरमान रिद्धिमा से इतना प्यार करता था कि उसके बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकता था। वो पास बैठते हुए बोले, अरमान, इस तरह से परेशान रहोगे तो खुद बीमार पड़ जाओगे। रिद्धिमा जहाँ भी है ठीक है, तुम चिंता मत करो उसके लिए। इतना सुनते ही अरमान उछल पड़ा। उसे समझ आ गया शशांक को रिद्धिमा के बारे में जरूर पता है। वह उनके हाथों को पकड़ते हुए बोल पड़ा, डैड, आपको जरूर पता है रिद्धिमा कहाँ है। प्लीज मुझे बताइए, मैं उसे अभी लेकर आ जाऊंगा, और फिर कभी उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। उसे मैं समझाऊंगा कि मुझे उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। शशांक उसे बिठाते हुए बोले, अरमान, आप जरा शांति से बैठिए और मेरी बात सुनिए। रिद्धिमा बहुत नासमझ है। आपने कहा कि वह आप पर नाराज है, इसलिए चली गई है, पर मैं ये बात नहीं मानता। उसे शायद किसी तरह पता चल गया है कि वह मां नहीं बन सकती, और इसलिए आपके रास्ते से हट गई है। पर उसे ये बात नहीं पता कि वह आपके बिना नहीं जी सकती। जब ये बात समझ आएगा तो वह लौट आएगी। उसे थोड़ा टाइम दीजिए। अरमान अपने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया और बोला, डैड, मैं उसका इंतजार करूंगा, चाहे सारी जिंदगी क्यों ना हो। शशांक मुस्कुराते हुए बोल पड़े, मुझे लगा था मेरी बेटी ही भावुक है, पर आप तो उससे ज्यादा भावुक हैं अरमान। मुझे खुशी है कि आप मेरी उस नासमझ बेटी के हमसफर हैं। उसके कई जन्मों का फल उसे मिला है कि आप जैसा जीवन साथी मिला है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर वह नहीं आना चाहे तो मैं कान पकड़कर ले आऊंगा, बस थोड़ा टाइम दीजिए उसे। अरमान ने सिर्फ सर हिलाया, पर उसके दिल में जो तूफान उठ रहा था वह वही समझ सकता था। रिद्धिमा अगर उस पर नाराज होकर गई होती तो अरमान इतना डरता नहीं, पर रिद्धिमा को सच्चाई पता चलने पर वह कैसे जाएगी, इस बात की चिंता उसे खाए जा रही थी। उसने रिद्धिमा की आंखों में बच्चे की चाह को देखा था, महसूस किया था, और शायद मां नहीं बन पाना उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप था। 1 महीना बीत चुका था, पर रिद्धिमा वापस नहीं आई थी। अरमान की हालत देखते हुए अतुल ने उसे मुंबई बुला लिया था। अरमान मुंबई में सबके बीच रहते हुए भी जैसे अकेला था। उसके जीवन की सारी खुशियां जैसे किसी ने लूट ली थीं। आजकल वह न जाने कहाँ खोया खोया रहता था, न हंसता, न गुनगुनाता, और न ही बिट्टू के साथ मस्ती करता था। अतुल और अंजलि उसकी हालत देखकर परेशान थे। अरमान के माता पिता की रिद्धिमा पर नाराजगी बढ़ती जा रही थी। अतुल ने ख्याल किया
आजकल अंजलि अपने काम के अलावा कुछ और काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। पता नहीं इंटरनेट में क्या सर्च करती रहती थी और कभी कभी डॉक्टर्स से भी फोन पर बात करती रहती थी। अतुल समझ चुका था अंजलि के दिमाग में कुछ पक रहा है, पर वह ये भी जानता था कि उसकी इंटेलिजेंट पत्नी तब तक नहीं बताएगी जब तक उसकी अपनी मर्जी ना हो। 2 महीने बीत चुके थे और अब रिद्धिमा को अरमान की अपने घर की बहुत ज्यादा याद करने लगी थी। अब हर पल उसे अरमान की याद आती थी। वह हर रोज सपने में आता था, पर उसका चेहरा कैसे मुरझाया हुआ लगता था। वह अपनी सूनी आंखों से बस इतना कहता था, रिद्धिमा तुम कहाँ हो, लौट आओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता और ना तुम मेरे बिना। तो फिर क्यों हम दोनों इस तरह सजा काट रहे हैं। रिद्धिमा इतना देखते ही झटके से उठ बैठती और अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछती। उसके लिए अब किसी बच्चे की चाह न थी और न ही किसी और की। उसे बस अरमान का साथ चाहिए था और वह अपनी कमजोरी की सजा अरमान को नहीं देना चाहती थी। इसलिए ना लौटने के फैसले को बनाए रखने का भरकस प्रयत्न कर रही थी। पर दिल और दिमाग की ये लड़ाई उसके शरीर पर अपना प्रभाव छोड़ रही थी। आजकल वह न हंसती थी, न खुश रहती थी और न ही ठीक से खाती थी, और इसका परिणाम स्वरूप उसका बीमार पड़ना स्वाभाविक था। अरमान मुझे कार ड्राइव करनी है प्लीज। नहीं रिधिमा, तुम्हें ठीक से ड्राइव नहीं करनी आती, मैं नहीं दे सकता तुम्हें। अरमान, मैं बहुत धीरे धीरे ड्राइव करूंगी, प्रॉमिस। ओहो रिधिमा, तुम इतना मासूम चेहरा बनाती हो कि मैं तुम्हें मना नहीं कर पाता। ठीक है, पर धीरे चलाना। ओके ओके मेरे प्यारे पतिदेव। रिधिमा गाड़ी ड्राइव कर रही है। अचानक एक ट्रक पता नहीं कहां से आ जाता है और रिधिमा के संभालने से पहले ही उसकी कार को टक्कर मारता है। अरमान उसके पास बैठा था तो दरवाजा अचानक खुलने के कारण वह रोड पर जा गिरता है और रिधिमा की आंखों के सामने वो ट्रक अरमान के पैरों को मसलता आगे बढ़ जाता है। रिधिमा जोर से चिल्लाती है अरमान, और उसकी नींद खुल जाती है। वह देखती है उसका बदन बुखार से तप रहा है और आश्रम की वार्डन पास बैठी उसके सर पर भीगा कपड़ा रख रही हैं। उसके चिल्लाकर उठकर बैठने से वार्डन उसे पकड़कर सुला देती हैं और कहती हैं, बेटी आपको तेज बुखार है, आप लेटे रहिए। रिधिमा के होठ थरथरा रहे थे और वहां सिर्फ अरमान का नाम था। वार्डन उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, आपने बुरा सपना देखा क्या? कोई बात नहीं, मैं अभी अरमान को कॉल करती हूँ। रिधिमा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं मासी, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। हाँ वो तो पता चल रहा है, आप कितना ठीक हैं। शशांक की आवाज सुनाई दी। रिधिमा ने देखा पापा खड़े थे। वह उठने की कोशिश करती हुई बोली, पापा आप कब आए? शशांक उसके पास आकर बैठते हुए बोले, बस अभी अभी। मिस बोस आपकी हालत देखकर घबरा गई थी, सो मुझे फोन किया। वैसे मुझे पता था आप यहीं हैं, पर आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। रिधिमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, पापा अरमान और सबको पता है क्या? शशांक सिर हिलाते बोले, नहीं, सिर्फ मुझे पता है और मैंने किसी को नहीं बताया। रिधिमा ने धीरे से पूछा, पापा अरमान कैसा है? शशांक फीकी मुस्कुराहट के साथ बोले, आपके बिना कैसा रह सकता है, ये आपको पता ही होगा बेटा। मैं आपको आपकी मर्जी के बिना लौटने को नहीं कहूँगा, पर इतना कहूँगा, आप गलत फैसला ले रही हैं। मिस बोस बोली, अभी ये सब बातें रहने दीजिए शशांक जी, रिधिमा बीमार है, आप कुछ दिन यहाँ रुक जाइए तो बेहतर होगा। शशांक सिर हिलाते हुए एक फीकी मुस्कुराहट के साथ बोले, अगर रिधिमा चाहे तो। रिधिमा अपने पापा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, पापा आप रुक जाओ प्लीज। शशांक मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं। एक दिन जब अतुल और अरमान ऑफिस से घर लौटे तो पाया कि उनके माता पिता और शशांक ड्राइंग रूम में उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें देखते ही अंजलि बोली, आप लोग फ्रेश होकर आ जाओ, कुछ बातें करनी है आप सबसे। इतना सुनते ही अरमान का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जरूर रिधिमा के बारे में है। उसने सहमे हुए आवाज में पूछा, कहीं रिधिमा के बारे में तो नहीं? अंजलि सिर हिलाते हुए बोली, हाँ उसके बारे में, पर अच्छी खबर है। अरमान का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने बेसब्री से पूछा, कहाँ है वो, वापस आ गई क्या? अंजलि सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, पर जल्दी आ जाएगी। उसी के बारे में मुझे कुछ डिस्कस करना है। अतुल बोला, फिर हम पहले तुम्हारी बात सुनेंगे। अंजलि, बताओ क्या बात है? अंजलि उन्हें बैठने का इशारा करते हुए बोली, मैंने इस शहर के कुछ बहुत ही अनुभवी डॉक्टर्स से रिधिमा के केस के बारे में आलोचना की
और सबने उसकी रिपोर्ट देखते हुए एक ही बात कही कि वह इतनी कमजोर है कि अपने गर्भ में बच्चे को नहीं पाल सकती है। इतना सुनते ही अरमान वहां से उठ गया, क्योंकि उसे ये टॉपिक पसंद नहीं आया था। अंजलि उसकी ओर देखते ही वह बोला, भाभी ये कुछ नई बात नहीं है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। अंजलि जल्दी से बोली, अरमान मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? अरमान को अतुल बैठने का इशारा करते हुए बोला, अंजलि तुम कहो जो कहना है। अंजलि, हाँ तो मैंने कहा डॉक्टर्स की राय है कि रिद्धिमा अपने गर्भ में बच्चे नहीं रख सकती, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो माँ नहीं बन सकती। अनन्या अरमान की माँ कहती है तो अंजलि इसका मतलब तो एक ही हुआ ना। अंजलि सिर हिलाते हुए बोली, नहीं माँ, थोड़ा अलग है। रिद्धिमा बच्चे को जन्म दे सकती है पर गर्भ में धारण नहीं कर सकती। आज दुनिया इतना आगे बढ़ चुका है कि उसका ये काम कोई और कर सकती है। अनन्या असमंजस भाव से कहती है, बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बलविंदर बोल पड़े, ऐसा क्यों नहीं हो सकता अनन्या, हम जानते हैं ना, श्री कृष्ण भगवान जी के बड़े भाई बलराम देवकी के कोख में नहीं, रोहिणी के कोख में पले थे, इसका मतलब वही हुआ। अरमान इतना सुनते ही खुशी से उछल पड़ा, फिर बैठता हुआ मायूसी के साथ बोला, पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कौन लेगा, और पता नहीं वो औरत कैसी हो। अतुल उसका पीठ पर हल्के से चपत मारते हुए मुस्कुराते हुए बोला, तू टेंशन मत ले अरमान, अंजलि ने कुछ अच्छा ही सोच कर रखा होगा, उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है ना अंजलि? अंजलि मुस्कुरा पड़ी और बोली, जी हाँ अतुल जी, आपने सही समझा। अब पहले बताओ वो खिचड़ी आपको पसंद है या नहीं? अतुल हंसता हुआ जवाब दिया, अंजलि तुम जो भी खिचड़ी पकाओ मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे पता है मेरी इंटेलिजेंट पत्नी का बनाया हुआ खिचड़ी टेस्टी और हेल्दी होगा। अंजलि ने उसे आंखें तरेरी और बोली, बस बस, इसका मतलब है आपकी इजाजत मिल गई, पर अब मुझे माँ पापा की इजाजत चाहिए। बलविंदर तपाक से बोल पड़े, कहीं तुमने ये काम करने का तो नहीं सोचा है अंजलि बेटा? अंजलि सिर हिलाते हुए बोली, जी पापा जी, आपने सही समझा। बलविंदर बोल पड़े, अपनी बहन के लिए आप इतना अच्छा काम करने वाली हो तो हमें क्या ऐतराज हो सकता है बेटा, है ना अनन्या? अनन्या कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर इसमें मेरे अरमान की जिंदगी संवरती है तो मुझे क्या ऐतराज हो सकता है भला, पर इसमें कोई रिस्क तो नहीं है ना? अंजलि सिर हिलाते हुए बोली, नहीं माँ, आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक होगा। शशांक अंजलि के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अरमान अपनी जगह से उठकर अंजलि के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, अंजलि भाभी, आपका इतना बड़ा एहसान। पर उसके बात खत्म होने से पहले ही अंजलि उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली, पिटाई हो जाएगी तेरी अरमान, तू भूल गया है वो पागल बेवकूफ लड़की मेरी इकलौती बहन है और तू मेरा इकलौता देवर। अरमान की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह शशांक की ओर देखकर पूछता है, पापा रिद्धिमा कहाँ है? मैं उसे ले आऊंगा आज ही। शशांक से पहले अंजलि ने जवाब दिया, नहीं देवर जी, इतना उतावलापन ठीक नहीं, पहले मुझे डॉक्टर से सब बातें डिस्कस करने दें, फिर हम सब मिलकर जाएंगे रिद्धिमा को लाने। तू टेंशन मत ले, रिद्धिमा जहाँ है ठीक है, वो वहां से कहीं नहीं जाएगी। रिद्धिमा आश्रम के बगीचे में बैठी बच्चों को निहार रही थी। छोटे छोटे प्यारे से बच्चे खेल रहे थे, एक दूसरे पर मिट्टी डाल रहे थे, कीचड़ उछाल रहे थे, कूद फांद रहे थे और कितने प्यारे लग रहे थे। रिद्धिमा ने एक आह भरी और अपने आंसू पोंछे। तभी उसे मिस बोस की आवाज सुनाई दी, क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो रिद्धिमा, एक बच्चे को गोद क्यों नहीं ले लेती? रिद्धिमा उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं ले सकती हूँ मासी, पर अरमान के बारे में सोचती हूँ मैं, जब वह पापा बनने के काबिल हैं तो क्यों मेरे साथ होने की सजा मिले उसे? वह दूसरी शादी कर लेगा तो खुश रहेगा, मैं तो उसकी याद के सहारे जी लूंगी। मासी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अगर उसे दूसरा विवाह करना होता तो तुझसे विवाह क्यों करता, जबकि शशांक जी सारा सच उसे पहले ही बता चुके थे। तू उसके बारे में गलत सोचती है रिद्धिमा, वह तुझे छोड़कर किसी और को नहीं चाहता और न चाहेगा। रिद्धिमा, मौसी आज वह मुझे चाहता है, पर कहीं 10-15 साल बाद उसे पछताना न पड़े, मैं उसका कल बर्बाद नहीं कर सकती। मिस बॉस मुस्कुराती हुई बोली, कल की चिंता में आप उसका आज बर्बाद कर रही हैं रिद्धिमा, मुझे शशांक जी से पता चला है अरमान कितना दुखी रहता है। रिद्धिमा कुछ कहने जा रही थी, तभी उसे सुनाई दी, मौसी। उसने देखा कुछ दूरी पर बिट्टू खड़ी थी, वह सब कुछ भूलकर दौड़ती हुई गई और बिट्टू को गोद में उठाते हुए बोली, आपकी बहुत याद आई बिट्टू, आप कैसे हो? बिट्टू नाराजगी भाव से बोली, हमारी याद आई तो आप घर क्यों नहीं आए, आप यहाँ क्यों आ गए?
पीछे से अंजलि की आवाज आई, बिट्टू के सवाल का जवाब दे रिधिमा। अगर बिट्टू की याद आई तो तू घर छोड़कर क्यों आई? रिधिमा अंजलि की ओर देखते हुए बोली, आपको तो सब पता है दी। अंजलि रोज के साथ बोली, क्या पता है? तू अरमान को क्यों छोड़कर आई ये हमें सच में नहीं पता। तू चाहती है उससे अलग रहकर जिए क्योंकि वो पापा नहीं बन सकता, या तू अलग होकर जिएगी क्योंकि तू माँ नहीं बन सकती? तुझे क्या पता है? हमें सच में नहीं पता। रिधिमा ने चारों तरफ अपनी नजरें फेरी पर अरमान वहां नहीं था। वह धीरे से बोली, दी मुझे पता है मैं माँ नहीं बन सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ अरमान दूसरी शादी कर ले और खुश रहे। अंजलि सिर हिलाते हुए बोली, हाँ वह बहुत खुश है, तुझसे छुटकारा जो मिल गया उसे। रिधिमा ने अंजलि की ओर देखा। अंजलि बोली, जा तू खुद ही देख ले वो कितना खुश है, तेरे कमरे में तेरा इंतजार कर रहा है वो। रिधिमा एक बारगी कांप गई, उसमें अरमान का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। तभी अंजलि की आवाज सुनाई दी, जा बेवकूफ लड़की, अरमान से एक बार मिल ले और उसके बाद भी अगर तेरा फैसला यही है तो तू यहीं रहना, हम में से कोई भी तुझसे जबरदस्ती नहीं करेगा, मेरा ये वादा है तुझसे। रिद्धिमा जब कमरे में आई तो देखा अरमान आश्रम की एक बच्ची के साथ बातें कर रहा था। उसे देखते ही वह बच्ची बोली, दीदी ये भैया आपसे मिलना चाहते हैं, कहकर वह फुदकती हुई वहां से चली गई। रिद्धिमा की हिम्मत नहीं थी वह अरमान से अपनी नजरें मिलाए, इसलिए धीरे कदमों से आकर खड़ी हो गई। कुछ देर दोनों के बीच एक खामोशी छाई रही। फिर अरमान की भर्राई आवाज सुनाई दी, इतने दिनों के बाद मिली हो रिद्धिमा, एक बार गले नहीं मिलोगी? रिद्धिमा ने नजरें उठाकर देखा, अरमान अपनी बाहें फैलाए खड़ा था। अब रिद्धिमा खुद को रोक नहीं पाई और उससे जाकर लिपट गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी जो अरमान की शर्ट को भिगो रही थी। अरमान की भी आंखें नम थीं, पर रिद्धिमा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कुछ देर बाद उसे अरमान की आवाज सुनाई दी, मैं दूसरा शर्ट नहीं लाया हूँ। रिद्धिमा ये पूरा गीला हो जाएगा तो मैं घर कैसे लौटूंगा? इतना सुनते ही रिद्धिमा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह अरमान के सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, तुम नहीं सुधरोगे अरमान? अरमान ठहाका लगाता हुआ बोला, तुम कहाँ सुधरी हो बेवकूफी करने से? इतना सुनते ही रिद्धिमा की हंसी गायब हो गई। वह रुंधे स्वर में बोली, क्यों आए हो अरमान? मैं वापस नहीं जाने वाली। अरमान अपने बाल झटकता हुआ जवाब दिया, हाँ तो मैं भी तुम्हें वापस नहीं ले जाने वाला। रिद्धिमा की आंखों में प्रश्न था, वह समझ नहीं पाई अरमान क्या कहना चाहता है। अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, असल में अब मैं भी यहीं रहूंगा, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। ढेर सारे छोटे बच्चे जिनके साथ दिन भर मस्ती करके एक जिंदगी तो आराम से बीत जाएगी। दरवाजे के पास से अंजलि की आवाज आई, पर मैं तो इस लड़की पर केस करने वाली हूँ, हम सबको इतनी तकलीफ देने के लिए। रिद्धिमा अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, सॉरी दी। अंजलि उसके कान उमेटते हुए बोली, सॉरी की बच्ची, चुपचाप घर चल। रिद्धिमा ने कुछ जवाब नहीं दिया। अंजलि कुछ देर चुप रही, फिर रिद्धिमा के पास आकर हाथ पकड़ते हुए बोली, तेरी अंजलि दी तुझे ऐसे छोड़ देगी क्या? तू घर नहीं जाएगी तो हम सब यहीं रहेंगे। बिट्टू बोल पड़ी, हाँ मौसी, मुझे तो यहाँ बहुत मजा आएगा, मैं यहीं रहूंगी आपके पास। रास्ते में जब अंजलि ने रिद्धिमा को सारी बातें बताई तो वह इनकार करते हुए बोली, नहीं दी, इन सब की जरूरत नहीं है, उससे अच्छा है अरमान दूसरी शादी। इतना सुनते ही अंजलि धम्म से उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए बोली, खबरदार और एक भी लफ्ज कहा तो तू जानती है मेरा गुस्सा कितना तेज है, खाई में धकेल दूंगी तुझे। इतना सुनते ही बिट्टू जो रिद्धिमा की गोद में बैठी थी उसे कसकर जकड़ते हुए बोली, मम्मा मौसी को डांटो मत, वरना वो फिर से चली जाएंगी और चाचू फिर से रोएंगे। अंजलि ने आश्चर्य से पूछा, तेरे चाचू रोते थे क्या? बिट्टू ने हाँ में सिर हिलाया, फिर बोली, हाँ ऐसे अपने से मौसी का फोटो लगाकर रोज रोते थे, मैं चुपके से देखती थी और मुझे भी रोना आता था। कहते हुए वह सिसकने लगी। रिद्धिमा का दिल भर आया, उसके बिना अरमान की ऐसी हालत हो जाएगी वह सोच भी नहीं सकती थी। वह बिट्टू को सीने से लगाते हुए बोली, सॉरी बिट्टू, अब मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अतुल जो आगे की सीट पर बैठा था खुशी से चिल्लाया, ये हुई ना बात, चल अरमान आज तेरी तरफ से पार्टी मेरी फेवरेट रेस्तरां में। अंजलि धमकाते हुए बोली, नहीं अतुल, ऐसे बहाने करके रोज बाहर खाने की आदत डाली है तुमने और चर्बी चढ़ती जा रही है। अतुल मिन्नतें करने के स्वर में कहा, बस आज अंजलि, इसके बाद तब कहूंगा जब हमारे घर में अरमान रिद्धिमा का बेबी आएगा। इतना सुनते ही रिद्धिमा शर्मा कर खिड़की से बाहर देखने लगी, पर उसका दिल आज खुशियों के मारे जोर जोर से धड़क रहा था, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। 2 साल बाद
रिद्धिमा ने बच्चों को झूले में झुलाया और अपने कमरे में आई, जहां अरमान उसका इंतजार कर रहा था। अंजलि ने उन्हें जुड़वा बच्चे गिफ्ट किए थे, जिनमें लड़के का नाम रिद्धिमा ने अमन रखा था और बच्ची का नाम अंशुला, जो अंजलि के नाम से मेल खाता था। जब अंजलि प्रेग्नेंट थी तो रिद्धिमा साय की तरह उसके साथ रहती थी, हर पल उसका ख्याल रखती थी, जबकि अंजलि बार बार कहती थी कि वह पहले माँ बन चुकी है, खुद को संभाल सकती है। पर रिद्धिमा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसने बिट्टू को भी पूरी तरह संभाल लिया था। जब डॉक्टर ने जुड़वा बच्चे की बात कही तो अरमान और रिद्धिमा खुश होने की बजाय घबरा गए थे। पर डॉक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया कि बच्चे ठीक हैं। बच्चों के इस दुनिया में आते ही अंजलि ने उन्हें अरमान रिद्धिमा के हवाले कर दिया था और बोली थी, रिद्धिमा, आज से तेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है और वो है इन बच्चों को संभालना। मेरा जो काम था मैंने कर दिया, अब तू जाने और तेरे बच्चे, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। अतुल मुस्कुराता हुआ बोला था, वैसे भी अंजलि मैडम को बच्चे पसंद नहीं हैं। अंजलि आंखें तरेरती हुई बोली, लगता है आपको बहुत पसंद है। बिट्टू को हरदम रिद्धिमा ही संभालती आई है। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं अब तीनों को ही संभालूंगी। अरमान बच्चों के आने की खुशी में ग्रांड पार्टी दी। अतुल अरमान की पीठ पर धौल जमाते हुए बोला, अब तो रिद्धिमा तुझे भूल ही जाएगी, बच्चे जो आ गए हैं। अरमान इन्हीं बातों को सोचता हुआ रिद्धिमा की ओर देखा, जो बच्चों के छोटे छोटे कपड़े अलमारी में संभाल कर रख रही थी। अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, भाई ने ठीक ही कहा था। रिद्धिमा उसकी ओर देखते हुए बोली, क्या अरमान, यही कि बच्चे आने पर तुम मुझे भूल जाओगी? रिद्धिमा ने जवाब नहीं दिया, बस बच्चों को दूध की बोतल साफ करने लगी। अरमान एक लंबी सांस लेते हुए बोला, सच में बच्चे अपने पापा के दुश्मन होते हैं। रिद्धिमा आंखें दिखाते हुए बोली, खबरदार मेरे बच्चों को कुछ कहा तो। अरमान हाथ उठाता हुआ बोला, ओके बाबा, पर यहाँ आकर बैठो ना, कुछ देर तुम्हें देख तो लूं। आजकल तुम्हारे दर्शन भी नहीं मिलते। रिद्धिमा उसके पास आकर बैठती हुई धीरे से बोली, ऐसे मत बोलो अरमान, मैं तो तुम्हारी ही हूँ। तुमने मुझे इस दुनिया की सारी खुशी दी है। कहते हैं पति भगवान के समान होता है, तुम तो मेरे लिए सच में भगवान हो अरमान। अरमान उसके बालों से खेलता हुआ धीरे से बोला, मैं भगवान नहीं, बस तुम्हारा अरमान बनकर रहना चाहता हूँ और तुम्हारे सारे अरमान पूरे करना चाहता हूँ। रिद्धिमा उसकी आंखों में डूबते हुए गुनगुनाई, प्यार के रंग कितने खूबसूरत होते हैं ना अरमान। अरमान हामी सिर हिलाते हुए उसकी ओर झुका। तभी दरवाजे के पास से बिट्टू की आवाज आई, मौसी, कब आप कहानी सुनाओगी? बेबी सो गए ना? अरमान आंखें दिखाता हुआ बोला, तू कभी अपने मौसी का पीछा छोड़ेगी क्या बिट्टू? रोज तो कहानी सुनती है मौसी से। बिट्टू धम्म से बिस्तर पर कूदते हुए चिल्लाई, आप मौसी का पीछा क्यों नहीं छोड़ते? रोज आ जाते हैं हमें तंग करने। अरमान अपना तकिया लेता हुआ हाथ जोड़कर बोला, सो जा मेरी माँ, मेरी जान मत खा, मैं सोफे पर सो जाता हूँ रोज की तरह। आधी रात को अरमान की नींद अमन के रोने से खुल गई। उसने देखा रिद्धिमा सो रही थी। वह धीरे से उठा, अरमान का डायपर चेंज किया और उसे लेकर बाहर बालकनी में आ गया। वह उसे गोद में झुलाता हुआ धीरे धीरे लोरी सुनाने लगा। कुछ देर में ही अमन सो गया। अरमान उसे झूले में सुलाकर बाहर बालकनी में ठंडी हवा के मजे लेने लगा। तभी उसने दो कोमल बाहें अपने इर्द गिर्द महसूस की और वही जानी पहचानी खुशबू, जिसे वह हजारों में भी पहचान सकता था। वह मुस्कुराता हुआ उन बाहों को और अपने साथ कसता हुआ बोला, बिट्टू सो गई? रिद्धिमा अरमान को कसती हुई उसके पीठ को होठों से स्पर्श करती हुई बोली, हाँ, और मैंने उसे अपने कमरे में भेज दिया, इसी शर्त पर कहानी सुनाई कि आज से वह अपने कमरे में सोएगी। कहते हुए उसने अरमान के बालों को चूम लिया। अरमान मुस्कुराता हुआ फुसफुसाया, मारने का इरादा है क्या? रिद्धिमा उसकी बाहों में खुद को भींचते हुए बोली, नहीं, मरने का इरादा है। अरमान मुस्कुराता हुआ उसे अपने बाहु पास में ले लिया और कुछ ही पल में दो प्रेमी अपनी बसाई हुई प्यार की खूबसूरत दुनिया में खो गए। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।